ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 391 स्वायत्त क्षेत्र। चेन म्यू, वेन हुआई और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉनेट्स एक्ट से फैंग जिंग मार्टियन कॉलोनी गवर्नर द्वारा भेजी गई फाइल को देखते हुए वांग बाओले ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। आखिरकार उसे पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसे लूटना चाहा था लेकिन उसे लूट लिया गया, उसका नाम वेन हुआई था। इस वेन हुआई के बारे में वांग बाओले की सबसे गहरी धारणा ये थी कि वह बहुत गरीब था। अगर वह सिर्फ गरीब होता तो भी ठीक रहता, लेकिन फिर भी उसे शांत रहना पड़ता और खुद को काली पट्टियों से ढकना पड़ता। उसका फिगर मेरे जितना बढ़िया नहीं है और वह यौवन के दौरान उतना अच्छा नहीं बढ़ा जितना मैं बड़ा था। वांग बाओले ने अपने पेट को थपथपाया। जैसे जैसे वह अधिक जानकार होता गया, उसे एक ऐसे व्यक्ति की भावनाएं होने लगी जो ऊब गया था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता क्योंकि वह बहुत श्रेष्ठ था। हालांकि जब उसने अपना ध्यान फिर से चेन म्यू की प्रोफाइल पर केंद्रित किया तो वह भावना लगभग गायब हो गई। चेन म्यू 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से था और इस कबीले के भीतर चेन परिवार की स्थिति जुओ परिवार से कहीं बेहतर थी। भले ही दोनों परिवार कबीले परमाणु परिवार कबीले थे, चेन परिवार कबीले ने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के लगभग 30% पर कब्जा कर लिया। चेन परिवार की इस पीढ़ी में सबसे बड़े बेटे के रूप में चेन म्यू कबीले के नेता के पद को सफल बनाने के लिए उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अंततः उनके पद संभालने की संभावना अधिक रही। मार्टियन कॉलोनी गवर्नर ने मुझे जो प्रोफाइल दी है वह दिलचस्प है। वांग बाओले ने प्रोफाइल वाली जेड पर्ची को पकड़ लिया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वास्तव में फाइल में सूचीबद्ध प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की अनाम टिप्पणियां दी गई थीं जो मार्टियन कॉलोनी गवर्नर हो भी सकता है और नहीं भी। चेन म्यू के लिए केवल एक ही टिप्पणी थी, महत्वाकांक्षी लेकिन पर्याप्त रूप से प्रतिभाशाली नहीं। वेन हुआई के लिए टिप्पणियां और भी अधिक क्रूर थीं, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वह दुर्भावनापूर्ण और जिद्दी था। प्लम मैनिफेस्टेशन कॉनेट्स एक्ट से फैंग जिंग के लिए की गई टिप्पणी ही एकमात्र ऐसी टिप्पणी थी जो थोड़ी बेहतर थी। इसमें केवल इतना कहा गया था कि वह गुस्सैल स्वभाव की थी। वांग बाओले को पक्का पता नहीं था कि तीनों टिप्पणियां सच थी या नहीं, लेकिन उसने सोचा कि वे संभवतः मार्टियन कॉलोनी गवर्नर द्वारा की गई थीं। इसलिए वांग बाओले ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि अगर मार्टियन कॉलोनी गवर्नर उनका मूल्यांकन करें तो वे उनके बारे में क्या कहेंगी। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि वह क्या कहेंगी। सुंदर, बुद्धिमान, पूरे संघ में सबसे सुंदर व्यक्ति। मैं ऐसे शब्द सुनकर थक गया हूं। वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया। वह तीनों टिप्पणियों से प्रभावित नहीं हुआ। वह स्पष्ट था कि उसे केवल दूसरे लोगों की टिप्पणियों को संदर्भ के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अगर वह अपने आसपास के लोगों को मूर्खों के रूप में देखने की आदत बना लेता है तो वह हार जाएगा। हालांकि ये चेन म्यू निश्चित रूप से एक मूर्ख है, वांग बाओले ने व्यंग्य किया। हालांकि वह जानता था कि भले ही तीनों को वहां काम करने के बजाय मेयर के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन ये फेडरेशन, माज और विभिन्न गुटों के बीच चर्चा का नतीजा होना चाहिए। साथ ही फाइल में ये भी कहा गया था कि तीनों अकेले नहीं आएंगे। वे अपने साथ बड़ी मात्रा में संसाधन लाएंगे, लिन त्यानहाओ, कोंग दाओ और जिन डोमिंग के मामले के समान, जिन्होंने नए शहर के निर्माण के लिए संसाधन भी प्रदान किए। फेडरेशन और माज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति हमेशा बिना किसी जोखिम के कुछ हासिल करने की कोशिश करना है। वे हर समय इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या उनके पास कोई और तरकीब नहीं है? वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया। भले ही सबसे ज्यादा संसाधन प्रायोजित करने वाला चेन म्यू था, लेकिन चेन म्यू के प्रति वांग बाओले की नाराजगी अभी भी बहुत ज्यादा थी। वह उसकी आंखों में कांटा था। हालांकि वह ये भी समझता था कि महत्व, पैमाने और भविष्य की संभावनाओं के मामले में नया शहर नए शहर क्षेत्र से कहीं बेहतर है। वह उस अधिकार का भी प्रयोग कर रहा था जो उसके पास पहले कभी नहीं था। चूंकि उसे ये सभी सुविधाएं प्राप्त थीं, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वह संघ और विभिन्न गुटों के साथ टकराव करेगा। वास्तव में इन टकरावों को एक हद तक युद्ध माना जा सकता है। हालांकि वे दैवीय क्षमताओं के आधार पर नहीं, बल्कि रणनीति और परिस्थिति के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मेरा साधना स्तर अभी भी बहुत कम है। अगर मैं अभी एक नवजात आत्मा होता तो ये हास्यास्पद लोग मेरे द्वारा एक ही थप्पड़ से बहुत पहले ही समाप्त कर दिए गए होते। उनके परिवार के कबीले और गुट भी एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करते। वांग बाओले ने आह भरते हुए अपने माथे पर थप्पड़ मारा। उसने अपने दांत पीस लिए और साधना करने के लिए एकांत में ध्यान करना जारी रखा। मैं, वांग बाओले, अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब मेरे अपने प्रयासों का परिणाम है। मैं ये भी याद नहीं कर सकता कि मैंने कितना पसीना बहाया है और कितना खून बहाया है। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि जब मैं नाश्ता कर रहा होता हूँ तब भी मैं अपनी साधना की यात्रा के बारे में सोच रहा होता हूँ। वांग बाओले की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। वह अच्छी तरह जानता था कि भले ही लिटिल मिस्सी ने उसकी काफ़ी मदद की हो, लेकिन लिटिल मिस्सी के बिना भी उसकी उपलब्धियां, उसकी प्रतिभा और उसके खूबसूरत चेहरे के आधार पर अब उसके पास जो कुछ है उसकी तुलना में कम नहीं होंगी।
आखिरकार उसकी चेतना में जो लोग अच्छे दिखते हैं उनके साथ पूरी दुनिया स्वाभाविक रूप से दयालु व्यवहार करती है और उनकी किस्मत आमतौर पर अच्छी होती है। लिटिल मिस्सी की शक्ल भी इस बात को साबित करती है। मुझे पता है कि उसने मेरे पास आने की पहल की क्योंकि वह मेरी प्रतिभा की सराहना करती थी। वह मुझे बड़ी सफलता हासिल करने में मदद करना चाहती थी। उस विचार के साथ वांग बाओले का सिर फूल गया। उसने एक गहरी सांस ली, ऐसा महसूस करते हुए कि उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। आत्मविश्वास की उस प्रबल भावना के साथ उसकी आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसके शरीर के भीतर साधना उग्र रूप से सक्रिय होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आत्मविश्वास के साथ उसकी आत्मा क्यूई भी बढ़ रही थी। इसलिए इस आत्मविश्वास का लाभ उठाते हुए वांग बाओले ने ध्यान और साधना शुरू कर दी। जैसे जैसे उसका लाइटनिंग दाव सक्रिय हुआ और जैसे जैसे डार्क आर्ट धीरे धीरे चक्रित हुआ, वांग बाओले महसूस कर सकता था कि उसकी साधना का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस वृद्धि ने उसे संतुष्ट किया, जिससे उसे लगा कि उसकी प्रतिभा वर्णन से परे है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह पहले से ही अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता, जबकि उसके जैसे ही बैच के अन्य लोग अभी भी मध्य चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में ही थे। मैं अभिमानी नहीं हो सकता। वांग बाओले की आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसने जल्दी से खुद को याद दिलाया। उस आत्मस्मरण के साथ वह खुद से और भी अधिक संतुष्ट होने से खुद को रोक नहीं सका। बस इसी तरह दिन बीत गए। जब वांग बाओले ने अपनी साधना के कुछ चक्र पूरे किए तो उसे एहसास हुआ कि तीनों नियुक्त महापौर अभी भी नहीं आए हैं। उसे शहर के निर्माण की निगरानी करने की भी जरूरत नहीं थी। साथ ही ऐसा लग रहा था कि इस अवधि के दौरान गधा गायब हो गया था, उसका ठिकाना अज्ञात था। वांग बाओले की समझ के आधार पर उसे लगा कि गधा बहुत स्वस्थ लग रहा था और इसलिए उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने इस समय का उपयोग अपनी धार्मिक कलाकृतियों को लगातार उन्नत करने में किया। उसके पास कई धार्मिक कलाकृतियां थीं, जिससे उन्नयन की प्रक्रिया बहुत लंबी हो गई थी। ये भी परिशोधन की इस प्रक्रिया में था कि वांग बाओले अधिक परिचित हो गया और अपनी धार्मिक कलाकृतियों की गहरी समझ हासिल की। अपने खाली समय में उसने अपने दिमाग में डार्क कॉप्स फेस आर्ट भी खेलना शुरू कर दिया। इस तरह दिन बीतते गए और जल्द ही आधा महीना बीत गया। इस समय तक चेन म्यू और अन्य दो अभी भी नहीं आए थे। इससे वांग बाओले का माथा ठनका और उसने सोचा कि लिन तियानहाओ को फोन करके इस बारे में पूछेगा जब वह एकांत से बाहर आएगा। वांग बाओले के स्वर को सुनकर, जो उसकी नाराजगी को दर्शाता था, लिन तियानहाओ ने कड़वाहट से हंसा और सच बताने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए झिझका। सिटी लॉर्ड, मार्टियन सिटी से मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार चेन म्यू और अन्य दो लोग बहुत पहले ही मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। हालांकि उनके आने के बाद वे मार्टियन सिटी में ही रहे, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, साथ ही विभिन्न विभागों के प्रभारी लोगों से मुलाकात की। मैंने सुना है कि वे अभी भी अपनी यात्राओं से नहीं थके हैं। लिन तियानहाओ ने वांग बाओले की ओर देखा और धीरे से बोला। उन शब्दों को सुनकर वांग बाओले ने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह बेहद नाराज था, ये सोचकर कि तीनों लोग इतने सारे लोगों से मिलने के बाद जानबूझकर उससे मिलने नहीं आने का एक स्पष्ट संदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वे मूर्ख लोग नहीं हैं। वे इसे इतना स्पष्ट क्यों कर रहे हैं? ये कुछ ऐसा था जिसे वांग बाओले समझ नहीं पा रहे थे। लिन तियानहाओ के चले जाने के बाद भी वे इस सवाल पर विचार कर रहे थे। हालांकि बहुत देर तक सोचने के बिना वांग बाओले को तुरंत वह जवाब मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। दूसरे दिन जब मार्टियन कॉलोनी गवर्नर की ओर से वॉयस ट्रांसमिशन नोटिस आया। सिटी लॉर्ड वांग, चेन म्यू, वेन हुआई और फैंग जिंग अगले कुछ दिनों में डिवाइन आर्मामेंट न्यू सिटी में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। फेडरेशन द्वारा पहले ही यह मंजूरी दे दी गई है कि वे जिन 3 जोन में तैनात होंगे उनकी देखरेख सीधे फेडरेशन द्वारा की जाएगी और उन्हें एक स्वायत्त जोन के रूप में मंजूरी दी जाएगी। हो, वॉयस ट्रांसमिशन प्राप्त करने के बाद वांग बाओले की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। वह तेजी से गंभीर लग रहा था क्योंकि उसने वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। गवर्नर, फेडरेशन ने इस मामले को संभालने में हद पार कर दी है, क्या आपको नहीं लगता? यह मेरा शहर है और वे अभी भी मेरे क्षेत्र में स्वायत्त हो रहे हैं। भले ही यह स्वायत्त है, यह अभी भी आपके अधीन है। गवर्नर इस मामले से नाखुश था, लेकिन यह फेडरेशन द्वारा लिया गया निर्णय था और वह गुटों के बीच लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहती थी। वांग बाओले की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह सिर्फ एक नामात्र का मुखिया होगा। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर ने एक बार फिर आह भरी, इस बात पर जोर देते हुए कि ये फेडरेशन के आदेश थे। हालांकि उसने आखिरकार वांग बाओले से कहा कि अगर वे तीनों नियम से बाहर काम करते हैं तो वह निश्चित रूप से मामले को शांत नहीं होने देगी। एक बार जब वे नियम तोड़ देंगे तो सब कुछ बहुत देर हो जाएगी। आखिरकार वे ली ही नहीं हैं। वांग बाओले ने इस बारे में सोचा, लेकिन इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया।
शांत होने और खबर को स्वीकार करने के बाद उसके चेहरे पर निर्दयता का भाव दिखाई दिया क्योंकि मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर ने वॉयस ट्रांसमिशन को बंद कर दिया। वे 3 बदमाश, तुम इतने सक्षम हो। मैंने चुपचाप तुम्हारे लिए केक का एक टुकड़ा लेने के लिए सहमति व्यक्त की है और तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो। अब तुम स्वायत्ता भी चाहते हो। जरूर, बस तुम इंतजार करो। वांग बाओले की आंखों में एक ठंडी नज़र चमक उठी। वांग बाओले को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनाया हो, लेकिन 3 अन्य लोग बस उसके साथ आकर उसमें रहने लगे और एक एक कमरा ले लिया। अगर यह उसके घर में रहने के कार्य के समान होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वे जो करने की कोशिश कर रहे थे वह कमरे के मालिक के रूप में उसका नाम डीड से मिटाना था और फिर इसे अपने नाम से बदलना था। ये डकैती है, धिक्कार है, मेरी चीज़ें छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब वांग बाओले ने डकैती शब्द के बारे में सोचा तो उसे ली वानर और चेनम्यू की सगाई की याद आ गई। ये सोचकर कि ली वानर जल्द ही चेनम्यू का दाव पार्टनर बन जाएगा, उसके प्रति उसका गुस्सा, जो एक बार दिखाई दिया था लेकिन कम हो गया था, फिर से प्रकट हो गया। उसी समय मार्टियन कॉलोनी सिटी और डिवाइन आर्मामेंट न्यू सिटी के बीच के आसमान में विशेष रूप से निर्मित दर्जनों बड़े क्रूजर आश्चर्यजनक गति से यात्रा कर रहे थे। क्रूजर में जनशक्ति और संसाधनों का पहला जत्था था जो चौंका देने वाली मात्रा में था। पहले क्रूजर के कॉकपिट में 3 लोग बैठे थे, शराब पी रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी और उसकी त्वचा गोरी थी। साथ ही उसकी आंखों में एक गहरी नज़र थी। बेहद खूबसूरत दिखने के अलावा वह एक असाधारण वाइब भी दे रहा था। जूनियर ब्रदर वेन और जूनियर सिस्टर फैंग, जब तक हम अपने समझौते के अनुसार चलते हैं और दिव्य आयुध नए शहर में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। युवा ने शराब का प्याला पकड़ा और शराब का एक घूंट लिया। वह मुस्कुराया, बेहद बुद्धिमान और प्रेरक लग रहा था और इससे उसके सामने बैठे 2 लोगों ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन दोनों में से एक वेन हुआई था जिसने अब पारंपरिक डिज़ाइन का एक लंबा लबादा पहना हुआ था। उसकी चौड़ी आस्तीन से ये देखा जा सकता था कि उसकी बांह पर बड़ी संख्या में काली पट्टियां बंधी हुई थीं और उसकी गर्दन और उसके चेहरे के आधे हिस्से पर भी यही स्थिति थी। इस अनूठी शैली ने उसे बेहद क्रूर बना दिया। दूसरी व्यक्ति फैंग जिंग नाम की एक महिला थी। स्पष्ट संकेत थे कि वह प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट से थी। भले ही प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट नाम सुरुचिपूर्ण लगता हो, लेकिन वास्तव में उनके सभी शिष्य शारीरिक शक्ति के लिए प्रयास करते थे, चाहे वे पुरुष हों या महिला। उन सभी की मांसपेशियां बहुत बड़ी थीं और फैंग जिंग भी इसका अपवाद नहीं था। वह सुंदर दिखने के साथ पैदा हुई थी। हालांकि चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, जब उसके साथ एक मांसल शरीर होता है तो कोई भी उसे देखकर दंग रह जाता है। अभी फैंग जिंग एक धातु के टॉवर की तरह थी, वहां बैठी हुई एक मजबूत दमनकारी शक्ति दे रही थी जिसने वेन हुआई को भी भयभीत कर दिया। हालांकि औपचारिक पोशाक में युवा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह युवा चेन म्यू था, चेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा। अभी वे तीनों दिव्य आयुध नए शहर के रास्ते पर थे। निर्धारित समय के अनुसार वे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वरिष्ठ भाई चेन, वांग बाओले को छोटा मत समझो। मैंने पहले भी उसके साथ कुछ बातचीत की है। न केवल वह एक दुष्ट व्यक्ति है, बल्कि वह बेहद बेशर्म और धूर्त भी है। ऐसा लगता है कि वह जो कुछ भी कर सकता है या जिस तरह से काम कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। घिनौना। कुछ देर की चुप्पी के बाद वेन हुआई ने धीरे से बात की और वांग बाओले के बारे में अपने सारे विचार प्रकट कर दिए। ली यी और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं। उसके अनुसार वांग बाओले शरीर की चर्बी के कारण एक घटिया इंसान है। साथ ही वह बेहद कामुक भी है। अगर इस बार उसने मेरे बारे में कोई गलत विचार रखने की हिम्मत की तो मैं उसे बता दूंगी कि हर कोई उसके सामने नहीं झुकेगा। फैंग जिंग ने नाक भान से कुड़ी। वह वांग बाओले के प्रति घृणा से भरी हुई थी, खासकर तब जब ली यी की कहानियों से सुनी बातों के कारण वह पहले से ही उसके बारे में गलत धारणा बना चुकी थी। वेन हुआई की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर चेन म्यू पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरुचिपूर्ण रहा। कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह वास्तव में क्या सोच रहा था और अभी वह मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला रहा था। वांग बाओले वास्तव में संघ का एक घटिया इंसान है। उसे जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी है, लेकिन जूनियर ब्रदर वेन सही कह रहा है। वह अब तक बच पाया है, इसका मतलब है कि उसके पास कुछ क्षमताएं हैं। उसकी चालें भले ही क्रूर हों, लेकिन हमें कभी भी अपनी सतर्कता नहीं खोनी चाहिए। हालांकि ये तथ्य कि हमारे तीनों गुट पहले ही एक आम सहमति पर पहुंच चुके हैं, जिससे हम एक दूसरे को भाई बहन मान सकते हैं, ये दिखाता है कि समस्या कहाँ है। इसलिए जब तक हम तीनों एक दूसरे से अलग नहीं होते और एकजुट रहते हैं, वांग बाओले अंततः हमारे लिए एक कदम होगा। जब वेन हुआई और फैंग जिंग ने सुना तो उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ सोचा है। वे मुस्कुराए, अपने वाइन ग्लास उठाए और चेन म्यू को टोस्ट किया। चेन म्यू दिल खोलकर हंसा। वह ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन वह मन ही मन खुश था।
इस बार न केवल उसके परिवार के कबीले ने उसके लिए मेयर के पद की व्यवस्था की, बल्कि उन्हें स्वायत्त होने का अधिकार भी हासिल हुआ। साथ ही इस नए शहर में उसके साथ पहले से ही लोग खड़े थे। उसकी मंगेतर ली वानर पहले से ही डिप्टी सिटी लॉर्ड थी। वास्तव में चेन म्यू अपनी इस मंगेतर से असंतुष्ट था। उसके लिए हालांकि उससे बेहतर कई महिलाएं थीं, इतनी कि उसे शर्म महसूस होती थी, लेकिन ऐसी भी असंख्य महिलाएं थीं जो अपनी उंगलियों के इशारे पर स्वेच्छा से नग्न होकर उस पर झपट पड़ती थीं। आखिरकार वह जिन डोमिंग से अलग था। जिन डोमिंग को संग्रह करना पसंद था, जबकि चेन म्यू को थोड़े समय के लिए मौज मस्ती करना पसंद था। इसलिए वह अपनी मंगेतर के खिलाफ था। जब वह आया तो उसके परिवार के कबीले ने उसे बताया था कि हेड सेनेटर के साथ हुए समझौते के अनुसार ली वानर की भूमिका दिव्य आयुध नए शहर में उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करना था। इसलिए सफलता का मार्ग होने के आधार पर वह अनिच्छा से विवाह व्यवस्था के लिए सहमत हो गया। हालांकि ये सभी विचार थे जो उसने अपने दिल में रखे थे, विचार जो उसने सेनेटर के सामने प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, मैं इस ली वानर से पहले भी मिल चुका हूँ। वह काफ़ी खूबसूरत दिखती है और उसका फिगर हॉट है। भले ही मुझे नहीं पता कि वह नग्न कैसी दिखेगी, लेकिन बिस्तर में वह अपेक्षाकृत अच्छी होनी चाहिए। इस विचार के साथ चेन म्यू अचानक उत्साहित हो गया। हालांकि ली वानर ने बहुत पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी शादी से पहले कोई शारीरिक संपर्क नहीं होगा। इसके बावजूद चेन म्यू को विश्वास था कि एक महिला के रूप में उसने जो कहा वह उसका मतलब नहीं था। ली वानर के बारे में सोचते ही चेन म्यू के दिल में वांग बाओले के प्रति घृणा और नापसंदगी बेकाबू होकर उभरी। यह एक ऐसे रूप में भी बदल गई कि अगर उसके पास विकल्प होता तो वह उसे मार डालता। उसने वांग बाओले को नीचा दिखाया क्योंकि उसके निर्णय के अनुसार वांग बाओले केवल भाग्यशाली था। उसका वह भाग्य निराधार और असंगत था। चेन म्यू के लिए जब वांग बाओले पहले से ही मेयर के रूप में एक स्थिर पद पर थे, तब शहर के क्षेत्र को शहर में विस्तारित करने की इच्छा एक मूर्खतापूर्ण कदम था, भले ही इसे उन्हें पदोन्नति मिल सके। वांग बाओले जल्दबाजी में थे, लेकिन चेन म्यू को अभी भी उनकी मूर्खता के लिए उन्हें धन्यवाद देना था। यदि नहीं तो उनके परिवार के कबीले को फिर से न्यू मास्क क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलेगा, जब सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था। एक और कारण था, उसने जुओ परिवार की निजी बातचीत के जरिए वांग बाओले और उसकी मंगेतर ली वानर के बीच हुई घटना के बारे में सुना था। इससे उसे बहुत गहरा सदमा लगा। वह वीडियो फुटेज मांगने के लिए कई बार जुओ परिवार के पास गया ताकि पता चल सके कि आखिर हो क्या रहा था। हालांकि जुओ परिवार ने उसे वीडियो फुटेज देने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि यह पहले ही नष्ट हो चुका है। हालांकि चेन म्यू इस मामले को शांत नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने जुओ यिक्सियन को ढूंढा, लेकिन जुओ यिक्सियन पहले से ही पछतावे के डर में जम चुका था और उसने खुद को आगे शामिल करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वांग बाओले के प्रति उसकी गहरी नफरत ने सब कुछ खत्म कर दिया और एक दयनीय नज़र के साथ उसने चेन म्यू के कंधे को थपथपाया और उससे कहा, भाई, इस मामले को लेकर ज्यादा गंभीर मत बनो। बस इसे ऐसे समझो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर आप वाकई फुटेज देखें तो शायद भूल जाए। मैं बस इतना ही कहूँगा, आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। अगर वह ऐसी बातें न कहता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उन शब्दों को सुनकर चेन म्यू और भी कड़वा हो गया। हालांकि वह इसे अपने दिल की गहराई में छिपा सकता था। यात्रा के दौरान वेन हुआई और फैंग जिंग के साथ अपनी बातचीत में इसका कोई संकेत प्रकट किए बिना सच में उसका दिल वांग बाओले के प्रति घृणा से भर गया था। बस इसी तरह जिस क्रूजर में वे थे वह 1 और घंटे तक तेज गति से यात्रा करता रहा। आखिरकार डिवाइन आर्मामेंट न्यू सिटी पहुंच गया। जाहिर है वांग बाओले ने उनका स्वागत नहीं किया और उनकी जगह ली वान एयर चला गया। तीनों के डिवाइन आर्मामेंट न्यू सिटी पहुंचने के बाद वे कोंग दाओ और जिन डोमिंग से मिलने गए। उन्हें पहले से ही आंतरिक मामलों के प्रभारी लोगों की समझ थी। उन्होंने लिन त्यानहाओ को नज़रअंदाज करना चुना और उसके बाद वे अपने अपने क्षेत्रों की ओर बढ़ गए और निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि भले ही वेन हुआई और फैंग जिंग ली वानर के साथ बातचीत करते समय विनम्र थे, चेन म्यू ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसका मालिक हो सकता है कि उसने उसे इधर उधर न घुमाया हो, लेकिन उसके रवैये ने ली वानर को बहुत दुखी कर दिया। शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने वांग बाओले का जिक्र नहीं किया। वे उससे मिलने नहीं गए, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह मौजूद ही न हो और ऐसा व्यवहार किया जैसे उनका नया क्षेत्र नए शहर से असंबंधित हो। जब दूसरों ने ये देखा तो उन्होंने अटकलें लगानी शुरू कर दीं। ली वानर उन्हें धीरे से याद दिलाना चाहती थी कि यह प्रतिरोध अनुचित था, लेकिन जब उसने चेन म्यू के रवैये को देखा तो वह नाराज हो गई और उन्हें याद न दिलाने का फैसला किया। वांग बाओले के लिए भले ही वह दिखाई नहीं दिया, लियू दाओबिन और इथरियल दाओ कॉलेज के छात्रों से विस्तृत जानकारी के कारण, साथ ही साथ उनके आने के बाद तीनों की हरकतों के बारे में जो उसने देखा, कार्यालय में बैठे बैठे उसकी आंखों में जलन की झलक दिखाई दी। उसने गधे को दुलारा जो खेलने के बाद थका हुआ लौटा था। बहुत घिनौना है न?
वान बाओले को चेन म्यू सहित तीनों की घिनौनी हरकतों के बारे में अच्छी तरह से पता था। अब वह गधे को सहला रहा था और अपनी आंखें सिकोड़ रहा था। उसे लगा कि चेन म्यू और उसके साथियों को फेडरेशन को उन्हें पढ़ाने और बड़ा करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अगर नहीं तो अपने उस गुस्से के साथ वह निश्चित रूप से उन्हें पीटने के लिए गया होता। मैं पहले से ही एक प्रमुख व्यक्ति हूँ। एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में मैं किसी को भी बेवजह नहीं पीट सकता, क्या आपको नहीं लगता? भागो। वान बाओले ने अपना गला साफ किया और गधे को पकड़ते हुए शांत भाव से बोलते हुए गंभीर होने का दिखावा किया। गधे को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह थोड़ी देर खेलने के बाद थककर आराम करना चाहता था और इसीलिए वह वान बाओले के कार्यालय भवन के पास से गुजरा। हालांकि इससे पहले कि वह खुद को दूर कर पाता, उसे वान बाओले ने आदेश दिया और उसे उसके पास जाने दिया ताकि वह उसे खरोंच सके और सहला सके। हालांकि गधा नाखुश था, लेकिन वह इसका कोई संकेत नहीं दे सका। अब जब उसने वान बाओले की बातें सुनी तो गधे ने जल्दी से मुस्कुराया और आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये कहना चाह रहा था कि वान बाओले ने जो कुछ भी कहा वह सही था। प्रमुख हस्तियों द्वारा उनके जैसे महत्वहीन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली विधि अक्सर बहुत गहरी होती है। न केवल वे कार्य करते हैं, बल्कि वे जो भी कार्रवाई करते हैं उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वान बाओले ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि सब कुछ समझ में आता है। वह प्रसन्नता से भर गया और उसे लगा कि उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं के बारे में उसकी समझ और भी गहरी हो गई है। हालांकि जब उसने सोचा कि चेन म्यू और कंपनी कितनी अप्रिय हैं, तो वह दुखी हो गया। उसने गधे की ओर तिरछी नज़र से देखा, अपनी आंखों से यह संदेश देने की कोशिश की कि वह समय समय पर चेन म्यू और कंपनी के निवास पर भोजन कर सकता है। भले ही गधा होशियार था, लेकिन आखिरकार वह अभी भी एक गधा था जिसने मानव बुद्धि हासिल नहीं की थी। इसलिए जब उसने वान बाओले की आंखों में भाव देखा तो वह भ्रमित हो गया। जाहिर तौर पर उसे समझ में नहीं आया कि वान बाओले का क्या मतलब था। इससे वान बाओले ने गधे को लात मारते समय भौहें सिकोड़ लीं। लात तेज और जोरदार थी। ऐसा लग रहा था कि वान बाओले की खेती, मजबूत शरीर और पतली जांघों के संयोजन ने लात को बेहद शक्तिशाली बना दिया था। शायद शक्तिशाली लात के झटके से गधे के दिमाग में कुछ समझ आ गई होगी। उस पल उसे वान बाओले की निगाहों के पीछे का मतलब समझ में आ गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए चिल्लाया। ये देखकर कि गधा स्थिति को समझ गया है, वान बाओले ने गधे को लात मारना बंद कर दिया। उसने सोचा कि क्या उसे लात मारनी चाहिए, लेकिन जब उसे लगा कि वह एक मिलनसार मालिक है तो उसने अपना गला साफ किया और आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। इसके बजाय उसने गधे को धीरे से सहलाया। कितना आज्ञाकारी, भागो, ये काम अच्छे से करो। वान बाओले की कोमल दुलार और आवाज ने गधे को अचानक छू लिया। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि भले ही उसका मालिक अपमानजनक था, फिर भी वह कभी कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। इसलिए उसने अचानक वान बाओले के हाथों को अपनी जीभ से चाटने का इरादा किया। वान बाओले को यह देखकर आश्चर्य हुआ और तभी गधा अचानक मुड़ा और दरवाजे की ओर भागा। क्या हो रहा है? वान बाओले हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गधा उसे चाटेगा। इसलिए वह खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। जैसे ही उसने गधे को चेन म्यू और कंपनी के नए क्षेत्र की ओर बढ़ते देखा, उसने एहसास में अपनी आंखें झपकाईं। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यह अपने मालिकों के लिए उसके प्यार की अभिव्यक्ति है। साथ ही उसने अपने मालिक की चिंताओं का बोझ साझा करने की पहल की और बदला लेने में मदद करना चाहता है। अच्छा गधा। वान बाओले को प्रोत्साहन मिला और उसने सोचा कि उसने गधे जैसे अच्छे शिष्य को पालने के लिए सजा के साथ कठोर होने का सही तरीका इस्तेमाल किया है। इस विचार के साथ वान बाओले ने चेन म्यू और कंपनी की बेतुकी बातों को अपने दिल में दफन कर दिया और अपनी सामान्य साधना प्रक्रिया शुरू कर दी। अब उसका साधना स्तर अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के स्तर पर था। सरणी संरचना की उपस्थिति के साथ वह हर बार साधना करते समय भूगर्भ में डार्क क्यूई को अवशोषित कर सकता था, जिससे प्रक्रिया को काफ़ी गति देने में मदद मिली। इससे उनकी साधना दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती गई। साथ ही वान बाओले को भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें थीं। वह जानता था कि जब सरणी निर्माण की संरचना पूरी तरह से बन जाएगी तो उसकी साधना एक अकल्पनीय स्थिति में पहुंच जाएगी। भले ही किसी भी साधक के लिए कोई शॉर्टकट नहीं था, अगर वे देर से नींव स्थापना क्षेत्र से पूर्ण चरण तक आगे बढ़ना चाहते थे तो वान बाओले को अभी भी विश्वास था कि सरणी निर्माण की मदद से पूरी प्रक्रिया उनके लिए असीमित रूप से तेज हो सकती है। चेन म्यू और कंपनी के आने से नए शहर के निर्माण को भी काफ़ी बढ़ावा मिला। चेन म्यू और कंपनी स्वायत्त हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी देखा था कि ली के साथ क्या हुआ था। इसलिए उन्होंने निर्माण के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताओं को पूरा किया, साथ ही सरणी निर्माण भी। भले ही वे प्रबंधन के मामले में स्वायत्त थे, लेकिन वान बाओले की साधना प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस ऐसे ही दिन बीतते गए। नए शहर का एक विहंगम दृश्य ये दर्शाता है कि जैसे जैसे अनगिनत लोग निर्माण में व्यस्त होते गए, बड़े शहर का प्रारूप धीरे धीरे बनता गया और समय के साथ स्पष्ट होता गया।
साथ ही जैसे जैसे वांग बाओले ने खेती की, उन्होंने अपनी धार्मिक कलाकृतियों के परिशोधन की उपेक्षा नहीं की। उनकी सभी धार्मिक कलाकृतियां उन्नत हो गईं, जो छठी कक्षा की धार्मिक कलाकृतियों के स्तर तक पहुंच गईं। यहाँ तक कि उनकी आंतरिक धार्मिक कलाकृति भी 5वीं कक्षा तक उन्नत हो गई। हालांकि छठी कक्षा तक आगे बढ़ने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी, वांग बाओले को विश्वास था कि कुछ महीनों के भीतर वह अपनी आंतरिक धार्मिक कलाकृति को छठी कक्षा तक उन्नत कर सकते हैं। जब उन्होंने अपनी आंतरिक धार्मिक कलाकृति म्यान, जो अब 5वीं कक्षा की थी, का विश्लेषण किया तो उन्होंने कुछ बदलाव पाए। अब केवल 9 मच्छर नहीं थे, बल्कि संख्या दोगुनी होकर 18 हो गई थी। इसके अलावा जब वे 18 मच्छर उड़ गए तो उनके और वांग बाओले के बीच अधिकतम संभव दूरी भी काफ़ी बढ़ गई। साथ ही जब वांग बाओले ने उनका परीक्षण किया तो उनकी युद्ध क्षमताओं ने भी उन्हें चौंका दिया। अभी 18 मच्छरों में से प्रत्येक मध्य चरण के सच्चे श्वास क्षेत्र में लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे बिना किसी सीमा के लगातार पुनर्जीवित हो सकते थे। जब तक आंतरिक धार्मिक कलाकृति म्यान बिना विफल हुए पुनरुद्धार की शक्ति का समर्थन कर सकता था, तब तक ऐसा लगता था कि वह हर जगह अपने साथ एक सच्चे श्वास क्षेत्र की सेना लेकर जा रहा था। इसके अलावा वांग बाओले को अपने आंतरिक धार्मिक कलाकृति म्यान के भीतर 3 अद्वितीय मच्छरों की सबसे अधिक चिंता थी। भले ही ग्रे मच्छर गधे के साथ एकीकृत हो गया था, लेकिन दूसरा अप्रकट हो गया था। वांग बाओले के अनुमान के अनुसार दूसरा मच्छर शायद उसे दूसरे क्रूर जानवर को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकता है। शेष 2 बैंगनी और काले मच्छरों के लिए वे वास्तव में वे थे जिन्हें वांग बाओले सबसे अधिक चाहते थे। वह स्पष्ट था कि 2 मच्छर दुर्जेय थे, लेकिन वह अभी भी बैंगनी और काले मच्छर को नियंत्रित नहीं कर सकता था, जबकि आंतरिक धार्मिक कलाकृति म्यान पहले से ही 5वीं कक्षा तक पहुंच चुका था। उसे इस बात से थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसे ये भी पक्का एहसास था कि आंतरिक धार्मिक कलाकृति म्यान की उन्नति के साथ वह अंततः 2 मच्छरों को नियंत्रित कर सकता है। परिशोधन के इस चरण में वांग बाओले का लक्ष्य केवल अपने आंतरिक धार्मिक कलाकृति को लगातार उन्नत करने पर केंद्रित नहीं था। उसका एक और लक्ष्य था, जिसके बारे में सोचकर वह बेहद उत्साहित हो गया। वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जब उसे ईथरियल दाओ कॉलेज में भर्ती कराया गया था और धार्मिक आयुध संकाय में स्वीकार किया गया था। ये वह दिन था जब उसने धार्मिक आयुध संकाय की बड़ी चट्टान पर आदर्श वाक्यांकित देखा था। यदि धार्मिक कलाकृतियों और अलौकिक खजानों द्वारा संयम निष्फल साबित होता है, तो दिव्य शस्त्र असंख्य दाव को नष्ट कर देंगे। पहली और दूसरी कक्षा धार्मिक कलाकृतियां हैं, छठी कक्षा से नीचे की कक्षा अलौकिक खजानों की हैं, जबकि 7वीं कक्षा को धार्मिक शस्त्र कहा जाता है। अब मैं आखिरकार उस चरण पर पहुंच गया हूं जहां मैं धार्मिक शस्त्रों को परिष्कृत करने का प्रयास कर सकता हूं। वांग बाओले ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें चमक उठीं। धार्मिक शस्त्रों का अध्ययन करने और उन्हें परिष्कृत करने का प्रयास करने के विचार ने उसे इतना उत्तेजित कर दिया कि वह शांत नहीं हो पा रहा था। हालांकि वह ये भी समझता था कि धार्मिक शस्त्रों को आजमाने और परिष्कृत करने के लिए बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता होगी। अब शोधन के बारे में अध्ययन करने के अलावा दूसरा मुद्दा ये था कि पहला धार्मिक आयुध जिसे वह परिष्कृत करने का प्रयास करेगा वह बहुत जटिल नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बारे में सोचने के बाद वांग बाओले एक निर्णय पर पहुंचे। पहला धार्मिक आयुध जिसे मैं परिष्कृत करने का प्रयास करूंगा वह होगा मेगाफोन। इस विचार के साथ वांग बाओले उत्साह से भर गए। उन्हें मेगाफोन से विशेष लगाव था और मेगाफोन ने उनकी यात्रा के एक बड़े हिस्से में उनका साथ भी दिया था। हर बार जब मेगाफोन बजता था तो इसका प्रभाव चमत्कारी होता था। वांग बाओले को लगा कि यह अनूठा खजाना अगर उनका पहला धार्मिक आयुध बन जाए तो यह बहुत शक्तिशाली होगा, जो पूरे परिवेश को प्रभावित करेगा। यह विशेष रूप से तब था जब उन्होंने खुद को धार्मिक आयुध मेगाफोन पकड़े और उसमें फूंक मारते हुए कल्पना की। इसकी ध्वनि दुश्मनों पर इतना बड़ा प्रभाव डालेगी कि वे वापस लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। इसने वांग बाओले के मेगाफोन धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने के निर्णय को और भी दृढ़ बना दिया। इस दृढ़ विश्वास के साथ प्रचुर संसाधनों वाले एक प्राथमिक रैंक 3 शहर के स्वामी वांग बाओले ने शोध की गहन प्रक्रिया शुरू की। वह पहले से ही धार्मिक आयुध मंडप के एक उत्कृष्ट धार्मिक आयुध साधक थे। साथ ही खजाने को परिष्कृत करने के मामले में उनके पास एक मजबूत आधार था। जैसे जैसे वह छठी कक्षा के खजाने को परिष्कृत करने में कदम दर कदम आगे बढ़े, उन्होंने अपनी खुद की अंतर्दृष्टि और आविष्कार बनाए। उन्हें इस बात की गहरी समझ थी कि शिलालेखों को कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि वे हमेशा काम करें। इस प्रकार भले ही धार्मिक आयुध पर शोध करने की उनकी प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लगातार आगे बढ़ रहे थे। इसके अलावा उनकी 7वीं कक्षा की धार्मिक आयुध कृपाण भी उनका संदर्भ बन गई। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि एक प्राथमिक रैंक 3 जो धार्मिक आयुध को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है, हालांकि अभी भी एक कोर फॉर्मेशन साधक जितना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन प्रभावशाली होगा।
ये भी कहा जा सकता है कि एक बार जब धार्मिक आयुध को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर दिया गया तो वांग बाओले की स्थिति और पद 4 दाव महाविद्यालयों के समर्थन के बिना भी उभर कर सामने आएगा। आखिरकार संघ के कई धार्मिक आयुध साधकों में से केवल वही व्यक्ति जो धार्मिक आयुध को परिष्कृत कर सकता है वह मास्टर की उपाधि के योग्य होगा। यह विचार कि एक दिन जब वह सफलतापूर्वक धार्मिक आयुध को परिष्कृत कर लेगा तो हर एक व्यक्ति पुरुष या महिला उसे ग्रैंड मास्टर कहकर संबोधित करेगा, वांग बाओले को बहुत परेशान करता था। क्या वे मुझे ग्रैंड मास्टर वांग, ग्रैंड मास्टर बाओ या ग्रैंड मास्टर ले कहेंगे? वांग बाओले ने इसके बारे में चाहे जो भी सोचा हो, उसे अभी भी लगा कि ग्रैंड शब्द इस उपाधि को भयानक बनाता है। उसका इरादा था कि धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने के बाद वह दूसरों जैसे लियू दाओबिन और कंपनी को पहले मास्टर वांग के रूप में संबोधित करने के लिए पहल करेगा। इस तरह दूसरे भी उसका अनुसरण करेंगे। मास्टर वांग, वांग बाओले इस उपाधि से संतुष्ट था। एक पल के लिए इसके बारे में कल्पना करने के बाद वह ऊर्जावान महसूस करता था और अपने मन में इसे खेलकर धार्मिक आयुध पर शोध करने की प्रक्रिया शुरू करता था। धार्मिक आयुध संरचनात्मक रूप से एक अलौकिक खजाने के समान था। दोनों में आत्मा कनिल और शिलालेख थे, लेकिन जब विस्तार से देखा गया तो कई अंतर भी मौजूद थे। दो अन्य कारक थे जो आत्मा एकीकरण और स्वर्गीय उद्बोधन थे। इथरियल दाओ कॉलेज में बिताए अपने समय के दौरान वांग बाओले ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके अनुसार वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि चाहे वह धार्मिक कलाकृति हो या अलौकिक खजाना, वे केवल आत्मा ऊर्जा का उपयोग करने की एक विधि थी ताकि आत्मा ऊर्जा शिलालेखों के अनुसार प्रवाहित हो सके ताकि विभिन्न विस्फोटक प्रभाव उत्पन्न हो सकें। धार्मिक आयुध इस मायने में भिन्न था कि यह केवल आत्मा ऊर्जा पर ही केंद्रित नहीं था, बल्कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति भी शामिल थी। तथाकथित स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति अपने वर्णन में बहुत अलौकिक लगती थी। दाओ कॉलेज के अनुसार ये स्वर्ग और पृथ्वी के साथ साथ प्रकृति में मौजूद हर चीज को जीवन के रूप में देख सकता था। इस जीवन से उत्पन्न होने वाली लहरें एकत्रित होकर पूरी दुनिया को भर देंगी। यह अलग अलग फिर भी एकजुट शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के रूप में जानी जाती थी। ये वास्तव में चुंबकत्व है। स्वर्ग में इच्छा शक्ति होती है और इसलिए वे स्वर्ग से संबंधित चुंबकत्व देते हैं। पृथ्वी, पहाड़ों, नदियों और यहाँ तक कि मिट्टी, चट्टानों, बिजली, हवा और बारिश इत्यादि के लिए भी यही स्थिति थी। वांग बाओले ने अपने ग्लैबेला को रगड़ा क्योंकि उन्हें दाओ कॉलेज में सीखे गए ज्ञान की याद आ गई थी। धार्मिक कलाकृतियां और अलौकिक खजाने आत्मा ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जहां तक धार्मिक आयुध की बात है, यह न केवल आत्मा ऊर्जा को नियंत्रित करता है बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को भी नियंत्रित करता है। इसलिए शक्ति के संदर्भ में किसी भी धार्मिक आयुध के सक्रिय होने से सभी दिशाओं में झटके महसूस होंगे। यह अभूतपूर्व नहीं था, लेकिन फिर भी बेहद प्रभावशाली था। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका दो अतिरिक्त कारकों में से एक को शामिल करना था जो एक अलौकिक खजाने को धार्मिक आयुध से अलग करता है, और वह था स्वर्गीय आह्वान। इस तथाकथित स्वर्गीय आह्वान का अर्थ था स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रत्येक वस्तु के चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाली सभी रहस्यमय शक्तियों को एक धार्मिक आयुध में समाहित करना। ये धार्मिक आयुध को स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों के साथ संचार करने के लिए एक माध्यम में बदल सकता है। इस तरह धार्मिक आयुध बनाने का पहला चरण पूरा माना जा सकता है। एक धार्मिक खजाना जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों के साथ संचार कर सकता है, उसे पहले से ही धार्मिक आयुध का आधा हिस्सा माना जा सकता है। इसकी शक्ति एक अलौकिक खजाने से कहीं अधिक है, भले ही यह धार्मिक आयुध की तुलना में बहुत कम हो। उस समय शोधन का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा और वह था आत्मा एकीकरण। अपने नाम के अनुरूप आत्मा एकीकरण का अर्थ था आत्मा को धार्मिक आयुध में एकीकृत करना। इसके लिए आर्टिफैक्ट आत्मा के पास आत्मा बुद्धि होना आवश्यक नहीं था। जब तक यह आवश्यकताओं को पूरा करता है, एक बार आत्मा एकीकृत हो जाने के बाद यह धार्मिक खजाने के लिए एक आउटलेट जैसा कुछ बना सकता है जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति हो। आर्टिफैक्ट स्पिरिट के नेतृत्व में एक आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए, वांग बाओले के धार्मिक आर्मामेंट कृपाण से काला तूफान इस तरह प्रकट हुआ क्योंकि धार्मिक आर्मामेंट की स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति का स्रोत एक तूफान से आया था। काले तूफान के अंदर मगरमच्छ आर्टिफैक्ट स्पिरिट था। स्वर्गीय आह्वान और आत्मा एकीकरण, ये दो चरण चुनौतीपूर्ण हैं। वांग बाओले ने जो ज्ञान सीखा था उसे छांटा। चुपचाप वह इन दो चरणों के बारे में सोचने लगा जो एक धार्मिक आयुध के लिए अद्वितीय थे। स्वर्गीय आह्वान चरण के लिए उसे लगातार प्रयास करने और इसे निभाने की आवश्यकता थी। आत्मा एकीकरण के लिए इसे दो चरणों में से सरल माना जा सकता है। मुझे आर्टिफैक्ट स्पिरिट के रूप में एक क्रूर जानवर को पकड़ने की जरूरत है। आर्टिफैक्ट स्पिरिट के लिए चुनाव आदर्श रूप से धार्मिक आयुध की शक्ति का पूरक होना चाहिए। इसलिए चूंकि मैं एक धार्मिक आयुध मेगाफोन को परिष्कृत करना चाहता हूं, इसलिए मुझे एक ऐसा जानवर ढूंढना चाहिए जो दहाड़ सके और जोर से ऐसा करे। उस विचार के साथ वांग बाओले के दिमाग में गधा उभर आया। तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने जल्द ही आह भरी।
उसे लगा कि उस निर्दोष गधे को मारना जिसने कुछ भी गलत नहीं किया था कुछ हद तक अमानवीय था। हालांकि उसे अभी भी लगा कि गधे को आर्टिफैक्ट स्पिरिट के रूप में इस्तेमाल करना और धार्मिक आर्मामेंट मेगाफोन बनाना इसे बेहद प्रभावशाली और आश्चर्यजनक बना देगा। जैसे ही उसने सोचा, वांग बाओले ने गधे को आर्टिफैक्ट स्पिरिट के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को दूर कर दिया। उसने स्वर्गीय आह्वान पर शोध करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और जल्द ही 7 दिन बीत गए। 7 दिनों में भले ही वांग बाओले उस स्थिति में नहीं पहुंचे जहां उन्हें भोजन और आराम के बारे में भूल जाना था, फिर भी उन्होंने लगभग पूरा समय धार्मिक आर्मामेंट पर शोध करने में बिताया। उन्होंने लियू दाओबिन और कंपनी से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अभी भी कुछ समय निकाला। उनके साथ वांग बाओले को अपने शहर की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता था। उदाहरण के लिए, चेन म्यू और कंपनी ने पिछले 7 दिनों में शहर के निर्माण में बहुत मेहनत की होगी, लेकिन वेन हुआई और फैंग जिंग की तुलना में जो शांत थे, चेन म्यू ने 3 दिन पहले अपने क्षेत्र में एक छोटा सा भोज आयोजित किया था। उन्होंने कई लोगों को आमंत्रित किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि ली वानर भी वहां मौजूद थी और चेन म्यू के प्रति बेहद विनम्र दिख रही थी। एक और उदाहरण ये होगा कि इस अवधि के दौरान चेन म्यू और कंपनी के क्षेत्र में अक्सर संसाधनों के गायब होने की घटनाएं होती थीं। इसके अलावा घटना होने से पहले और बाद में भी गधा हर बार दिखाई देता था। ये समस्या तभी हल हुई जब तीनों गुटों में से प्रत्येक के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक पहरा देने लगे। हालांकि पूरे एपिसोड में तीनों गुटों द्वारा खोए गए संसाधनों की कुल मात्रा चौंकाने वाली थी। वांग बाओले के दिमाग में सब कुछ उभर आया। वह गधे के प्रदर्शन से संतुष्ट था। उसी समय उसे ली वानर की आवाज मिली। गधे को पकड़ने के अनुरोध के रूप में उसका लहजा औपचारिक था। वांग बाओले ने स्वाभाविक रूप से उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृति प्राप्त करने के बाद ली वानर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने केवल इतना कहा कि अगर ऐसी चीजें फिर से होती हैं तो वह सीधे राज्यपाल को इसकी सूचना देगी। आखिरकार नए शहर का निर्माण बाकी सब चीजों से बढ़कर था। निर्माण प्रक्रिया में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। क्या वह मुझे धमका रही है? वांग बाओले दुखी था। उसकी निगाहें पहले से कुछ ठंडी थीं। उसे लग रहा था कि ली वानर का मन पहले ही बदल चुका है। वह सिर्फ सगाई कर रही थी, लेकिन चेन म्यू का पक्ष लेने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही थी। क्या वह मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रही है कि चेन म्यू के प्रति कोई गलत इरादा न रखूं? वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं का अध्ययन करने में बिताए कई वर्षों के आधार पर उसे ली वानर के कार्यों के पीछे का अर्थ समझ में आने लगा। उस विचार के साथ वांग बाओले की आंखों में एक ठंडी नज़र दिखाई दी। हालांकि उसने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि चेन म्यू और कंपनी के मामलों में दखल देने का यह सही समय नहीं था। आखिरकार शहर अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इस तरह एक और आधा महीना बीत गया। धार्मिक आयुध पर वांग बाओले के शोध, विशेष रूप से स्वर्गीय आह्वान पर खंड ने कुछ प्रगति दिखाई थी। जब उसने इसे आजमाने के बारे में सोचा तो उस शाम अचानक जमीन हिल गई। उसके बाद एक बहरा करने वाला धमाका हुआ और दिव्य आयुध कब्रिस्तान एक बार फिर खुल गया। ली से जुड़ी पिछली घटना के अनुभव से सीख लेते हुए बहुत से साधकों ने जोरदार धमाके के गूंजने पर तुरंत कार्रवाई की। यह विशेष रूप से कोंग दाओ, जिन डोमिंग और कंपनी के लिए था। ली वान र के लिए भी यही मामला था। भले ही उसे इस क्षेत्र में अनुभव नहीं था, लेकिन उसे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी। उसने शहर और कब्रिस्तान का लंबे समय तक अध्ययन किया और जानती थी कि जोरदार धमाके के अचानक प्रकट होने का निश्चित रूप से कब्रिस्तान से कुछ लेना देना था। वांग बाओले के लिए जब जोरदार धमाका हुआ तो वह तेजी से एकांत से बाहर आया, सन्नी गठन को सक्रिय किया और अपने अधिकार का उपयोग करके हर एक क्षेत्र का निरीक्षण किया। शहर में उन क्षेत्रों सहित जिनका निर्माण अभी तक नहीं हुआ था, सब कुछ, चाहे वह लीगी के कब्रिस्तान हो या दिव्य आयुध कब्रिस्तान, सामान्य दिखाई दिया। हालांकि शहर से बहुत दूर जंगल में नए कब्रिस्तान दिखाई दिए थे। कुछ ही समय में लीगी के कब्रिस्तान के बाद नए कब्रिस्तान दिखाई दिए। इसका मतलब था कि दिव्य आयुध कब्रिस्तान के अंदर की लहरें सक्रिय अवस्था में आ गई थीं। यह मार्टियन कॉलोनी गवर्नर के विश्लेषण से मेल खाता था, लेकिन वांग बाओले को अभी भी इसके कारण बहुत दबाव महसूस हुआ। वह अच्छी तरह से जानता था कि एक बार कब्रिस्तान दिखाई देने के बाद उसे कम से कम समय में इसे सील करना होगा। भले ही यह शहर के बाहर था और शहर के अंदर की तुलना में इसे दबाना उतना आसान नहीं था, लेकिन नए शहर के निर्माण का उद्देश्य दिव्य आयुध कब्रिस्तान को और अधिक साधकों से सुसज्जित करना था। इसलिए वांग बाओले के आदेश के साथ 6 क्षेत्रों से साधक और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के कुलीन सक्रिय हो गए और इसे एक साथ दबाने के लिए नए कब्रिस्तान के स्थान पर एकत्र हुए। विभिन्न गुटों की भागीदारी के साथ दिव्य आयुध नए शहर में कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों की संख्या भी बढ़ गई। वांग बाओले के आदेश पूरे शहर में भेजे गए और जिन डोमिंग, कोंग दाओ, साथ ही ली वान एयर जैसे अन्य लोगों ने इसे आगे बढ़ाना जारी रखा। जल्द ही बड़ी संख्या में साधक शहर से निकले और तेज गति से नए कब्रिस्तान के स्थान की ओर बढ़े।
बहुत जल्दी वहां पहुंचने वाले सभी लोगों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने नए कब्रिस्तान को देखा। आकार स्पष्ट रूप से लीही से जुड़ी घटना के दौरान के आकार से छोटा था। अब भले ही बड़ी संख्या में खूंखार जानवर और लाशें दहाड़ते हुए निकल रही थीं, लेकिन उन्हें दबाना मुश्किल नहीं था। हालांकि उनके आने के बाद से वांग बाओले ने चारों ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया और अनिवार्य रूप से गंभीर हो गया। कोंग दाओ, जिन डोमिंग, लिन तियानहाओ, साथ ही महान दाओ कॉलेजों के अन्य लोग यहां एकत्र हुए थे। हालांकि चेन म्यू, वेन हुआई और फैंग जिंग से संबंधित क्षेत्रों से केवल मुट्ठी भर साधक ही एकत्र हुए थे। इसके अलावा कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक, साथ ही 3 स्वायत्त महापौर बिल्कुल भी नहीं दिखे। क्या आप इसलिए निडर हैं क्योंकि आपके पास मजबूत समर्थन है? वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर चेन म्यू और कंपनी ने जनशक्ति नहीं भेजी होती तो वह अभी भी इस कारण का उपयोग उन्हें दंडित करने और उनसे सवाल करने के लिए कर सकता था। हालांकि चूंकि उन्होंने अपने कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों और खुद के न आने के बावजूद अपने साधकों के आने की व्यवस्था की थी, इसलिए उसके लिए इस बारे में बड़ा हंगामा करना मुश्किल था, भले ही यह स्पष्ट रूप से एक औपचारिक तरीके से किया गया था। आखिरकार एक हद तक उन्होंने आदेशों का पालन किया था। दिलचस्प, वांग बाओले की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने मूल रूप से शहर के निर्माण को पूरा करने के बाद चेन म्यू और कंपनी में दोष खोजने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। मैं आप सभी को एक और मौका दूंगा। यदि आप अभी भी इस तरह से व्यवहार करते हैं तो मेरे क्रोध को उजागर करने के लिए मुझे दोष न दें। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि जब तक आप स्वायत्त रूप से काम करते हैं मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता? वांग बाओले ने नाक भान सिकोड़ी। उन्होंने तुरंत चेन म्यू और कंपनी, साथ ही कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों को उनके संबंधित गुटों में इकट्ठा करने के लिए एक आदेश भेजा ताकि वे कैटाकॉम्ब को दबा सकें। आदेश भेजे जाने के बाद वांग बाओले के पास अब और परेशान होने का समय नहीं था। उसने तुरंत कार्रवाई की और जिन डोमिंग और कंपनी के सहयोग से उसने क्रूर जानवरों के प्रसार को रोक दिया, धीरे धीरे उन्हें घेर लिया। तुरंत क्रूर जानवरों की गुर्राहटें सभी दिशाओं में गूंज उठीं। जिन डोमिंग और कोंग दाओ, जो ली से जुड़ी घटना से गुजरे थे, समझ गए कि उन्हें भूगर्भ में घेरने के बाद उन्हें तुरंत इसे सील करना होगा। इसलिए उन्होंने अपना पूरा प्रयास प्रतिरोध में लगा दिया। उसी समय उन्होंने ये भी देखा कि चेन म्यू और कंपनी कार्रवाई में गायब थे और वांग बाओले को उन्हें एक बार फिर आने का आदेश देते हुए सुना। उन्होंने एक दूसरे को देखा, कभी कभी लिन तियानहाओ की ओर देखा जो कुछ दूरी पर था, और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में चमक देखी। मुझे आश्चर्य है कि वांग बाओले इस बार चेन म्यू और कंपनी को कैसे संभालेंगे, जिसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। चेन म्यू बेवकूफ़ नहीं है और उसने लोगों को मदद के लिए यहाँ भेजा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे स्वायत्त हैं। सिद्धांत रूप में भले ही वांग बाओले शहर के स्वामी हों, उनके पास उन्हें आदेश देने की कोई शक्ति नहीं है। स्वायत्त महापौर के रूप में उनके कर्तव्यों को पहले ही स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जा चुका है। उनका प्रबंधन मार्टियन कॉलोनी गवर्नर और फेडरेशन दोनों द्वारा किया जाता है और नए शहर के साथ उनका कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। जब तीनों लोग कैटाकॉम्ब में क्रूर जानवरों का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे को वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। जिन डोमिंग और कोंग दाओ की तुलना में लिन तियानहाओ स्पष्ट रूप से चेन म्यू और कंपनी से नाखुश थे। हालांकि इस तरह का स्वायत्त शासन एक सुरक्षात्मक पहचान टोकन की तरह लग रहा था। लिन तियानहाओ केवल आह भर सकते थे, चुपचाप सोच रहे थे कि वांग बाओले इस मामले को कैसे संभालेंगे। वास्तव में वे अकेले नहीं थे जो इस बारे में सोच रहे थे। उनके आसपास के अन्य साधक मूर्ख नहीं थे। वे बहुत पहले ही समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है और यह पता लगाने के लिए करीब से देख रहे थे कि आगे क्या होगा। ये कहा जा सकता है कि वांग बाओले इस मामले को कैसे संभालने का फैसला करते हैं, ये निर्धारित करेगा कि सभी लोग चेन म्यू और कंपनी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ हद तक लोगों पर वांग बाओले का प्रभाव भी इससे प्रभावित हो सकता है। अगर वह मामले को सही तरीके से संभालता तो वह अपना प्रभाव मजबूत कर लेता। हालांकि अगर वह इस शुरुआती प्रयास में विफल हो जाता तो लोगों पर उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता। दूसरी ओर ली वान अब भौहें सिकोड़ रही थी। वास्तव में ये वह परिदृश्य था जिससे वह सबसे अधिक डर रही थी। उसकी योजनाओं के अनुसार चेन म्यू और कंपनी को इस तरह से वांग बाओले का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रभाव बहुत कम थे। भूगर्भ को दबाने का ये वर्तमान मिशन सतह पर शोरगुल वाला लग रहा था, जिसमें हर कोई अपने पूरे प्रयास से जानवरों की लहर का विरोध कर रहा था और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों की मदद से सील लगाई जा रही थी। हालांकि वास्तव में सभी ने अपना ध्यान वांग बाओले पर केंद्रित किया, ये जानना चाहा कि चीजें कैसे सामने आएंगी। इस संबंध में वांग बाओले, जो उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं से परिचित थे, ने पूरी स्थिति को अपने हाथ की पीठ की तरह समझा और हर चीज को गंभीरता से लिया।
वह शुरू से अंत तक शांत दिखाई दिया और दूसरे आदेश को भेजने के अलावा उसने कोई और कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने कैटाकॉम्ब घटना को प्रबंधित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। नए दिखाई देने वाले कैटाकॉम्ब भले ही बड़े न हों, लेकिन दिखाई देने वाली जानवरों की लहरों की संख्या अभी भी आश्चर्यजनक थी। उन्हें एक छोटे से क्षेत्र में सीमित कर दिया गया था और खेती करने वालों और धार्मिक कलाकृतियों की प्रचुरता के साथ क्रूर जानवरों को लगातार मार दिया गया था। गुफा के भीतर जानवरों की लहर भी पीछे हटने के संकेत दिखाने लगी थी और सील पूरी होने वाली थी। हालांकि ठीक इसी समय एक बहरा कर देने वाली चीख सुनाई दी और गुफा के भीतर से अचानक घना कोहरा फट गया, जिसने आधी अधूरी सील को नष्ट कर दिया और आसमान तक पहुंच गया। हवा में कोहरे की गति एक विशाल अजगर में बदल गई, जो बाहर निकलते ही चीखने लगा। जिस क्षण काला कोहरा अजगर में बदल गया, गुफा के भीतर से और भी काला कोहरा उमड़ पड़ा। जैसे ही यह आसमान की ओर बढ़ा, ये समुद्री जल की तरह था जो सभी दिशाओं में तेजी से फैल रहा था। इसके भीतर असंख्य छोटे काले अजगर देखे जा सकते थे जो चलते समय चीख रहे थे। वान बाओले की आंखों में ठंडक दौड़ गई। उसके पास चेन म्यू और कंपनी के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे अब एक कर्तव्य पूरा करना था और वह तुरंत बाहर निकल गया। उसकी अंतिम अवस्था की फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधना सक्रिय हो गई और हाथ में धर्म का युद्ध कृपाण था। कुछ ही कदमों में उसने उस विशालकाय अजगर को मार गिराया जो बीच हवा में दहाड़ रहा था। जिस क्षण वान बाओले ने कार्रवाई की, 4 दाव कॉलेजों के 4 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र दाव संरक्षक गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने तुरंत वान बाओले को घेर लिया। उनकी जिम्मेदारियों में वान बाओले की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण था, जबकि प्रलय का विरोध करना गौण था। इसलिए वे अब विशाल अजगर के खिलाफ हमला करने से पहले वान बाओले के चारों ओर पहरा दे रहे थे। जिन डोमिंग और कोंग दाव के साथ कोर फॉर्मेशन क्षेत्र दाव संरक्षकों ने भी इसी तरह काम किया। हर किसी का मुख्य उद्देश्य अपने अपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की रक्षा करना था और अब वहां 10 से अधिक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक थे। इसलिए जब उन्होंने एक साथ काम किया तो प्रभाव चौंकाने वाला था। जैसे ही एक जोरदार धमाका हुआ, उनके मंत्रों की चमक विभिन्न रंगों में शानदार ढंग से जगमगा उठी। पास आने वाला विशालकाय अजगर इसका सामना करने में असमर्थ था और कुछ ही समय में वह फट गया और मर गया। वान बाओले की कृपाण किरण का सबसे बड़ा प्रभाव नहीं था, लेकिन अपनी पहल के साथ वह दूसरों को कार्रवाई करने के लिए इकट्ठा करने में एक मजबूत प्रभाव डालने में कामयाब रहा। जल्द ही जब सभी ने एक साथ सहयोग किया तो नया कैटाकॉम्ब, जो क्षेत्र में बड़ा नहीं था, धीरे धीरे पूरी तरह से दबा दिया गया। जब उभरा हुआ सारा काला कोहरा छट गया और जब कैटाकॉम्ब को सील कर दिया गया तो वान बाओले ने राहत की सांस ली। सील किए गए कैटाकॉम्ब के बाहर खड़े होकर उसने इसे देखा, जबकि यह अभी भी चमक रहा था। उसने शांति से आदेशों की एक और श्रृंखला बताई, जिसमें उसी स्थान पर एक आधार बनाने और इसे नए शहर का हिस्सा बनाने का आदेश शामिल था ताकि इसे लगातार दबाया जा सके। अभी मार्टियन सिटी द्वारा एक नए गठित दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब के बारे में एक सिद्धांत रखा गया था। सिद्धांत ये था कि दूसरे मार्टियन सिटी में सरणी गठन का उपयोग अवरोध को नष्ट करने के लिए किया जाएगा, जो जानवरों को खत्म करने की नींव बनाएगा। हर नए भूगर्भ गृह के प्रकट होने के साथ ही उसे दबा दिया जाएगा और उस स्थान पर एक नया आधार बनाया जाएगा। भले ही ये तरीका प्रतिक्रिया के मामले में थोड़ा विलंबित लग रहा था, लेकिन अगर इसे अवरोध के नष्ट होने तक लागू किया जाता तो ये दिव्य आयुध भूगर्भ गृह से संबंधित समस्या को हल कर सकता था। भूगर्भ गृह के मामलों को संभालने के बाद वान बाओले ने अपना सिर घुमाया और नए शहर की दिशा में देखा। उसकी आंखों में ठंडक बढ़ गई। जब वह आया तब से लेकर भूगर्भ गृह को दबाने और सील करने तक लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। हालांकि सब कुछ समाप्त हो चुका था और चेन म्यू और कंपनी अभी भी नहीं दिखाई दी थी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने उसकी दूसरी आज्ञा की अवहेलना की थी, गरिमा के बजाय अपमान को चुनना। वान बाओले ने धीरे से कहा। जिन डोमिंग और कोंग दाव ने बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा। वे दोनों वान बाओले से निकलने वाली ठंड को महसूस कर सकते थे, जिसे अब और दबाया नहीं जा सकता था। आसपास के लोगों ने भी इसे महसूस किया। वे सभी चुप रहे, जिससे सीलबंद कब्रिस्तान के आसपास का वातावरण भयावह रूप से शांत दिखाई दिया। इस शांति में ली वान र को कुछ कहना था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। लिन तियानहाओ के मामले में भी यही स्थिति थी। लिन तियानहाओ के विचारों के आधार पर चेन म्यू और कंपनी को दी गई स्वायत्त शक्ति सब कुछ हल करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए वह आगे बढ़कर वान बाओले को मनाना चाहता था। आखिरकार अभी तीनों में दोष खोजने से आसानी से निर्णायक परिणाम निकल सकते थे। एक बार ऐसा होने पर वान बाओले का प्रभाव प्रभावित होगा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, वान बाओले की ठंडी आवाज हर दिशा में गूंज उठी। सभी लोग कृपया मेरे साथ 3 स्वायत्त क्षेत्रों में चलें और देखें कि क्या वहां भी कब्रिस्तान दिखाई दिए हैं। जैसे ही वान बाओले ने बात की, वह नए शहर की ओर बढ़ने लगा। लिन तियानहाओ हिचकिचाया और कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने एक गहरी सांस ली और पीछे चल दिया।
चार दाव कॉलेज वांग बाओले के साथ एक ही तरफ थे और स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चल दिए। जिन डुओमिंग और कोंग दाव ने एक दूसरे को देखा और उनका अनुसरण किया, और यही स्थिति दूसरों के लिए भी थी। वे सभी देखना चाहते थे कि जब वांग बाओले स्वायत्त तिकड़ी के साथ रास्ते में आएगा तो क्या होगा। सिटी लॉर्ड वांग, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस मामले को संभाल सकता हूँ। आप स्थिति को देखते हुए ली वान र ने जल्दी से बात की। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी कर पाती, वांग बाओले, जो आगे था, ने सख्त आवाज में बीच में टोक दिया, चुप रहो ली वान र, अपनी स्थिति का ध्यान रखो, तुम सिर्फ डिप्टी सिटी लॉर्ड हो। जैसे जैसे शब्द गूंजते गए, वांग बाओले की आभा और भी मजबूत होती गई। ली वान र की तुलना में, जिसने फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की साधना को सिद्ध किया था, वांग बाओले ने ढीला नहीं छोड़ा और न ही वह पीछे मुड़ा। उसने तुरंत अपना क्रूजर निकाला और नए शहर की ओर बढ़ गया। उसका गंतव्य वह क्षेत्र था जिसमें चेन म्यू था। डांट खाने के बाद ली वान र सदमे से स्तब्ध था। वह पीछे पीछे चलते हुए चुप हो गई। जब भीड़ चली गई तो कुछ लोग अभी भी कब्रों के चारों ओर पहरा दे रहे थे और क्रूर जानवरों की लाशों को संभालने का काम जारी रखे हुए थे। इस प्रक्रिया में किसी ने यह नहीं देखा कि क्रूर जानवर के मांस का एक टुकड़ा चुपचाप जमीन में समा गया और गायब हो गया। नए शहर के बाहर वांग बाओले की कंपनी में कोई भी नहीं बोला। केवल हवा में तेजी से चल रहे क्रूजर की आवाज थी। यह नए शहर के सरनी गठन में प्रवेश किया और सीधे चेन म्यू के स्वायत्त क्षेत्र की ओर बढ़ गया। यात्रा के दौरान वांग बाओले के चेहरे पर अभिव्यक्ति कठोरता और उबलते गुस्से की नहीं थी। इसके बजाय वह शांत और संयमित दिख रहा था और उसकी आंखों में एक अथाह चमक थी। वह हमेशा की तरह अलग लग रहा था। जिन डुओमिंग और कंपनी ने वांग बाओले को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनकी आंखों में एक विचारशील भाव था। वे मंगल ग्रह पर वांग बाओले के साथ काम कर रहे थे और यह स्पष्ट था कि वांग बाओले के चरित्र के बारे में उनकी समझ कई अन्य लोगों से बेहतर थी। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि खुशमिजाज मोटा आदमी एक कठोर और क्रूर चरित्र था। वह दूसरों के प्रति बहुत कम दया दिखाता था और खुद के प्रति तो और भी कम। उसमें चालाकी और निर्णायकता की कमी नहीं थी। ये ली यी के साथ हुए प्रकरण से स्पष्ट था। ली यी की घटना के बाद जिन डुओमिंग और कोंग दाओ दोनों को ही अंदाजा था कि वांग बाओले ने शुरू से ही ली यी के लिए जाल बिछाया था। वह हमेशा से ली यी के उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। ऐसी शातिर चालों ने जिन डुओमिंग से बहुत प्रशंसा अर्जित की। जहां तक कोंग दाओ का सवाल है, उसे नहीं लगता था कि वे सही थे, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि ली यी ने ही यह सब अपने ऊपर लाद लिया है। इसके अलावा वांग बाओले उसका रक्षक था। भले ही उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वह इस तथ्य को कभी नहीं भूला। वांग बाओले के तरीके बेहद शानदार और सामरिक थे। उसने कुछ ऐसा सोचा था जिससे सभी को बहुत फायदा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह वास्तव में सफल हुआ था। सब कुछ सुनिश्चित करता था कि जिन डुओमिंग और कोंग दाओ वांग बाओले के शहर के स्वामी के रूप में अधिकार को पहचाने। फिलहाल वे किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने के मूड में नहीं थे। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वांग बाओले चेन म्यू और उसके गिरोह से कैसे निपटने जा रहा था। वांग बाओले क्या करने जा रहा है? जिन डुओमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने सोचा कि अगर वह वांग बाओले की जगह होता तो इस मामले को कैसे संभालता। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए अपने परिवार के कबीले के प्रभाव और शक्ति का उपयोग करेगा। कोंग दाओ और ली तियानहाओ भी सोच रहे थे कि वे इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। यहाँ तक कि ली वान र भी सोच रही थी कि वांग बाओले क्या करने जा रहा है। तभी ली वान र को एहसास हुआ कि वह वास्तव में वांग बाओले को एक व्यक्ति के रूप में नहीं समझती थी। वर्तमान में उसे केवल यही महसूस हो रहा था कि वांग बाओले अपने लिए मुसीबत को आमंत्रित कर रहा है। हालांकि वह जानती थी कि वांग बाओले ने लगातार तरक्की की है, एक साधारण व्यक्ति की स्थिति से आगे बढ़ते हुए अपने वर्तमान प्राथमिक रैंक 3 नोबल तक पहुंच गया है। वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। वांग बाओले के पीछे के लोगों में भी यही विचार उभरे। 4 दाओ महाविद्यालयों के साधकों ने विशेष रूप से ऐसा ही सोचा। अगर यात्रा लंबी होती तो शायद उनमें से कोई कुछ लेकर आता, लेकिन कैटाकॉम्ब और चेन म्यू के स्वायत्त क्षेत्र के बीच की दूरी बहुत कम थी। नए क्षेत्र के बाहर पहुंचने पर भी सभी के पास कोई विचार नहीं था। चेन म्यू के अधीन नया क्षेत्र नए शहर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित था। इसका आकार उस शहर क्षेत्र के आकार से मेल खाता था जिसे वांग बाओले ने में रहते हुए बनवाया था। यह एक महत्वपूर्ण भूमि क्षेत्र था और चेन म्यू ने स्पष्ट रूप से निर्माण पर कुछ विचार किया था। 5 जनरेशन स्काई कबीले ने भी उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया था। उनके हाल ही में आने के बावजूद एक शहर क्षेत्र का प्रोटोटाइप पहले ही स्थापित हो चुका था। दूर से जो पहले जंगल था उसकी जगह समतल सड़कें और समतल मैदान आ गए थे। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान की ओर उठ रही थीं और एक सौंदर्यबोध जो 5 जनरेशन स्काई कबीले की शैली से दृढ़ता से जुड़ा हुआ था,
क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, सुरम्य, विचित्र और अनगिनत मंडपों से भरा हुआ। वास्तव में ये लगभग किसी शहरी क्षेत्र की तरह नहीं दिखता था और न ही महसूस होता था, बल्कि यह एक विशाल पारिवारिक कबीले के विला की तरह दिखता था। पूरा क्षेत्र 10 रिंगों में विभाजित था। परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, लेकिन उन्हें तुरंत अलग किया जा सकता था और स्वतंत्र रूप से भी अस्तित्व में रह सकता था। इस क्षेत्र की सुरक्षा 5 जनरेशंस का एक कबीले के सदस्यों द्वारा की जाती थी और नए शहर के 7 चौराहों पर विशेष रूप से कड़ी सुरक्षा थी। हर चीज़ इसकी स्वायत्ता का संकेत देती थी। वे खुद को अलग कर रहे थे और स्वशासन की घोषणा कर रहे थे। ये वान बाओले का पहली बार इस क्षेत्र में आना था, लेकिन उन्होंने जो कुछ हो रहा था उसके बारे में सुना था और वह इस जगह के लिए अजनबी नहीं थे। हालांकि अपनी आंखों से स्थिति को देखने के बाद भी उन्होंने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। भले ही यह क्षेत्र एक पारिवारिक कबीले के घर जैसा बनाया गया था, लेकिन सरणी गठन का सेटअप सही था। 5 पीढ़ी का आकाश कबीला ऐसी गलती नहीं करेगा। चेन म्यू को वांग बाओले के आगमन की सूचना मिल गई थी और उसने वांग बाओले को उसके शिष्टाचार पर आलोचना करने का मौका नहीं दिया। वांग बाओले के आने से पहले वह वेन हुआई और फैंग जिंग के साथ अपने अपने क्षेत्रों से कई गार्डों को साथ लेकर आया था और बाहर चला गया। उन्होंने अपनी मुठ्ठियां बांध लीं और दूर से वांग बाओले को सलाम किया। जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो उनके चेहरों पर दोस्ताना मुस्कान थी। उनकी आवाज़ें हल्की और कोमल थीं, जो हवा में गूंज रही थीं। सिटी लॉर्ड, डिप्टी सिटी लॉर्ड, साथ ही हमारे साथियों को हमारा अभिवादन। नए क्षेत्र में आपका स्वागत है। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, चेन म्यू की नज़र वांग बाओले पर पड़ी। उसने अपने चेहरे पर कोमल भाव के साथ गोलमटोल आकृति को देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वह तिरस्कारपूर्वक हंसा। वह हमेशा से मानता था कि जो व्यक्ति एक अच्छा फिगर भी नहीं रख सकता, उसमें निस्संदेह अन्य क्षेत्रों में कई खामियां होंगी। वांग बाओले का चुपके से मजाक उड़ाने के बावजूद वांग बाओले के प्रति उसका रवैया वैसा नहीं था जैसा उसने वेन हुआई और फैंग जिंग को बताया था। उसने वांग बाओले के बारे में बहुत शोध और जांच की थी और जानता था कि वह किस तरह का चरित्र है। इसके बावजूद उसने जो कुछ भी पाया था उस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका सीधा मतलब था कि उसका ये प्रतिद्वंद्वी उसे थोड़ी चुनौती देने वाला था। चेन म्यू से वांग बाओले की यह पहली मुलाकात भी थी। उसने एक सुंदर चेहरे पर चिपकी उस दोस्ताना मुस्कान, लंबे आकर्षक फिगर और एक कुलीन परिवार में पले बड़े होने के कारण स्पष्ट रूप से विकसित हुई सहज कुलीनता को देखा। हर चीज़ ने उसे और भी नाराज कर दिया। एडोनिस एसोसिएशन से हम में से कोई भी उससे बेहतर दिख सकता है, वांग बाओले ने मन ही मन कहा। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसकी नज़र चेन म्यू से आगे बढ़कर वेन हुआई और फैंग जिंग पर गई, जो चेन म्यू के पीछे खड़े थे। ये फैंग जिंग को देखने का उसका पहला मौका था। जहां तक वेन हुआई का सवाल है, उसने चांद पर उसे अंधाधुंध लूट लिया था। वह ये भी जानता था कि वह युवक अपने कपड़ों के नीचे कैसा दिखता है। फैंग जिंग को वांग बाओले की नज़र से कोई परेशानी नहीं थी, उसकी आंखों में उत्तेजना का एक संकेत भी था। दूसरी ओर वेन हुआई कांप उठी। चांद पर उनकी मुलाकात उसके दिमाग में उभर आई और उसने सहज रूप से वांग बाओले की आंखों से नज़रें मिलाने के बजाय उनसे बचने की कोशिश की। अगर चेन म्यू बार बार इस बात पर जोर न देता और उसके संप्रदाय द्वारा की गई व्यवस्थाएं न होती, तो वह वास्तव में कभी भी वांग बाओले को फिर से नहीं देखना चाहता था। वेन हुआई के झुके हुए सिर को देखकर चेन म्यू की आंखें चमक उठीं। वह आगे बढ़ा और वांग बाओले की दृष्टि की रेखा में आ गया। फिर वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, नगर के स्वामी, क्या कोई कारण है कि आप इतने बड़े समूह को इकट्ठा करके मेरे स्वायत्त क्षेत्र में आए हैं? चेन म्यू ने बोलते समय स्वायत्त शब्द पर जोर दिया। उसने भी अपना मन बना लिया था। चूंकि वांग बाओले मुसीबत को आमंत्रित कर रहा था, इसलिए वह इस अवसर को बर्बाद करके उसके अधिकार को चुनौती देने और उसे कमजोर करने वाला नहीं था। अपनी दृष्टि को अवरुद्ध करके वांग बाओले ने अपनी नज़र चेन म्यू पर वापस डाली। उनकी आंखें मिली और उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी की नज़रें उन दोनों पर टिकी थीं। चेन, वांग बाओले ने बोलना शुरू किया। चेन म्यू ने उसे बीच में ही रोक दिया, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। अगर यह नए भूगर्भ कब्रिस्तान के दिखने के बारे में है, तो मैंने अपने लोगों को वहां जाने और सहायता करने के लिए व्यवस्था की है। क्या उन्होंने किसी भी तरह से अपने कर्तव्यों से विमुखता की? चेन म्यू मुस्कुराया और वांग बाओले को देखा। वह अंदर से तिरस्कारपूर्ण था। जब उसे रोका गया तो वांग बाओले की आंखों में ठंडी रोशनी और भी तेज हो गई। वह फिर से बोलने ही वाला था कि चेन म्यू कुछ भी कहने से पहले ही मुस्कुरा दिया। मुझे नहीं लगता कि सिटी लॉर्ड यहाँ इसलिए है। क्या इसलिए कि मैंने दूसरे आदेश का पालन नहीं किया? मैं सिटी लॉर्ड की समझ चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से माफ़ी चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, नया जोन अभी भी निर्माण के बीच में है। चाहे मैं हो या दूसरे, हम सभी निर्माण में व्यस्त हैं और हमारे पास दूसरे मामलों पर ध्यान देने का समय नहीं है। आखिरकार हम एक स्वायत्त जोन हैं। जोन का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सिटी लॉर्ड की समझ चाहते हैं। चेन म्यू ने अपनी मुट्ठी बांधी और वांग बाओले की ओर झुककर प्रणाम किया।
पूरे भाषण और उसके बाद की हरकतों के दौरान उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके शब्द कठोर नहीं थे और उसका रवैया सौहार्दपूर्ण था, लेकिन उसने वांग बाओले को 2 बार जोर से रोका था। उसके इरादों को उसके कामों से साफ तौर पर पता चल रहा था। उनके आसपास के सभी लोगों के चेहरों पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं उभर आईं। जिन डुओमिंग और कोंगदाओ ने भौहें से कुढ़ीं, जबकि ली तियानहाओ की आंखों में गहरा गुस्सा झलक रहा था। ली वान र के लिए उसने अंदर ही अंदर आह भरी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। अपने आसपास के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बीच वांग बाओले अचानक हंस पड़े। उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई, जैसे कोई फूल खिल गया हो। उनकी आंखों में स्वीकृति और प्रशंसा थी। मैं समझता हूँ, आपके शहर के स्वामी स्वाभाविक रूप से समझते हैं। एक स्वायत्त क्षेत्र नए शहर को रिपोर्ट नहीं करता है। वे अलग अलग संस्थाएं हैं। मुझे पता है, वास्तव में अगर मैं कुछ और कदम उठाता हूं तो मैं आपके क्षेत्र में कदम रखूंगा। वांग बाओले जोर से हंसे। चेन म्यू दंग रह गए, क्योंकि उन्हें वांग बाओले के रवैये में अचानक बदलाव अप्रत्याशित लगा। इससे पहले कि वह इस पर आगे विचार कर पाते, वांग बाओले ने मुस्कुराना बंद कर दिया। उन्होंने शांत भाव से कहा, लिन तियानहाओ, आपका विनम्र सेवक आपकी सेवा में है। लिन तियानहाओ तुरंत आगे बढ़ा और सिर झुकाकर प्रणाम किया। व्यवस्था करो, मैं मेयर चेन, मेयर वेन और मेयर फैंग द्वारा शासित स्वायत्त क्षेत्रों के चारों ओर एक दीवार बनवाना चाहता हूँ। ध्यान रहे, दीवार शहर की जमीन पर बननी चाहिए, न कि उनके नए क्षेत्रों में। जैसे ही वांग बाओले के शब्द सुनाई दिए, लिन तियानहाओ तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने जोर से हाँ में जवाब दिया। चेन म्यू के चेहरे पर तुरंत एक बड़ा बदलाव आया। उनके आसपास के सभी लोग दंग रह गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो बस शुरुआत थी। भावशून्य वांग बाओले ने फिर से बात की। कोंगदाओ, आपका विनम्र सेवक आपकी सेवा में है। कोंगदाओ ने तुरंत अपना सिर उठाया और वांग बाओले की ओर देखा। अपने लोगों को इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं कि नई बनी दीवार को घेर लिया जाए और बंद कर दिया जाए। कोई भी व्यक्ति क्षेत्रों में प्रवेश या बाहर नहीं जाएगा। जैसे ही वांग बाओले के शब्द हवा में गूंजे, उसके आसपास के सभी लोग चौंक गए। चेन म्यू ने आखिरकार वांग बाओले की कही बात पर प्रतिक्रिया दी। कुछ कहने की कोशिश करते हुए उसके चेहरे पर कई तरह की भावनाएं उभर आईं। इस बार, इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वांग बाओले ने उसे बीच में ही टोक दिया। वांग बाओले एक नकली मुस्कान भी नहीं ला सका। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेयर चेन, क्या आप स्वायत्त क्षेत्रों पर शासन नहीं कर रहे हैं? जरूर, कोई समस्या नहीं है। मैं, वांग बाओले, आपके स्वायत्त क्षेत्रों के अंदर किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन आपके क्षेत्र के बाहर, वह मेरा क्षेत्र है, मेरा नया शहर है। अपने नए शहर में, मैं आपके स्वशासन में आपकी मदद करूंगा, शहर की दीवारें बनाने में आपकी मदद करूंगा, आपको उन दीवारों के भीतर कैद करने में मदद करूंगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, अपने क्षेत्र से बाहर एक भी कदम रखने की उम्मीद न करें। हमारे पास हवाई क्षेत्र में सरनी संरचनाएं हैं। मेरे आदेश के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर मैं आप में से किसी को भी बाहर कदम रखने दूंगा तो मैं अपना उपनाम त्याग दूंगा। जैसे ही वांग बाओले ने कहा, उसके आसपास के लोगों ने अपने अलग अलग भावों के साथ अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं। यहाँ तक कि ज्यादा समझदार लोगों के भी दिल रुक गए। उन्हें लगा कि वांग बाओले का बदला अप्रत्याशित था, लेकिन ये कदम उसके चरित्र की तरह था, हद से ज्यादा क्रूर। ये वैसा ही था जैसा वांग बाओले ने कहा था। वे स्वायत्त क्षेत्र होने के बारे में लगातार बात कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका प्रबंधन और पर्यवेक्षण फेडरेशन और मार्टियन कॉलोनी गवर्नर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, बिना नए शहर को सीधे रिपोर्ट किए। यही कारण था कि वे इतने निडर थे, आदेशों की अवहेलना कर रहे थे और बेशर्मी से दिखावा कर रहे थे। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए वह उनके साथ खेलता और उन्हें बंद कर देता, ऊंची दीवारें बनाता और तीनों क्षेत्रों को घेर लेता। यह उन्हें उनके अपने क्षेत्रों में फंसाने का एक और तरीका था। इस समय, यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त था। सबसे बुरी बात यह थी कि चेन म्यू और उसका गिरोह उसे रोकने में असमर्थ था। वांग बाओले के पास तर्क था। उसने लिन तियानहाओ को नए शहर के क्षेत्र में दीवार बनाने का आदेश दिया था। चेन म्यू और उसके गिरोह के क्षेत्रों में कोई घुसपैठ नहीं थी। चेन म्यू और उसके गिरोह के सामने अपने कार्यों और इरादों की घोषणा करते हुए उसके गैंगस्टर जैसे रवैये ने उनके आसपास के अन्य लोगों को वांग बाओले के चरित्र की गहरी समझ दी। ये धूर्तता है, ये बहुत ही धूर्तता है, ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण और बहुत ही घृणित है। लेकिन चेन म्यू और उसके गिरोह के दिमाग में कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने वांग बाओले को क्यों नाराज किया? उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैंने आखिरकार उसका असली स्वभाव देख लिया है। वह एक बुरा इंसान है जो बुरे विचारों से भरा हुआ है। वांग बाओले के आसपास के लोगों ने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। वे केवल अपने करीबी दोस्तों को संदेश भेजकर ही वांग बाओले द्वारा उन्हें दिए गए सदमे से निपट सकते थे।
जैसे ही लिन तियानहाओ और कोंग दाओ ने वांग बाओले के आदेश सुने और उनके सकारात्मक उत्तर दिए, उन्हें पता चल गया कि वांग बाओले क्या करने की योजना बना रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने वांग बाओले को कई बार देखा। कोंग दाओ ने वांग बाओले को कभी दुश्मन नहीं बनाने का मन बना लिया। वांग बाओले के इस कुटिल और दुर्भावनापूर्ण कदम ने उसे समझा दिया कि असली दुर्भावना क्या होती है। लिन तियानहाओ ने लगभग अपनी जांघ थपथपाई और खुशी मनाई। वह इस मामले को कैसे सुलझाए इस बारे में खुद को परेशान कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका भाग्य वांग बाओले के साथ जुड़ा हुआ है। एक की महिमा दोनों की होती है, एक की चोट भी साझा होती है। जैसे ही उसने वांग बाओले के शब्द सुने और चेन म्यू और उसके गिरोह के चेहरे देखे, जैसे कि उनके चेहरे कुत्ते की गंदगी में रगड़ दिए गए हों, उसका परेशान दिल काफ़ी हद तक शांत हो गया। उस आदमी के पास बस यही कुछ तरकीबें हैं। ये सोचना कि मेरे पिता ने मुझे बचपन में उन्हें अपना आदर्श मानने के लिए कहा था। ऐसा लगता है कि मेरे पिता के पास दूसरों का न्याय करने की अच्छी नज़र नहीं है। लिन तियानहाओ जब आत्मसंतुष्टि में डूबा हुआ था, तब जिन डोमिंग को होश आया और उसने गहरी सांस ली। वह मुस्कुराया। ये स्पष्ट था कि वह चेन म्यू और उसके गिरोह को नापसंद करता था। वे लोग नहीं थे जिन्होंने केक बनाया था, बल्कि वे केक काटने और अपना हिस्सा लेने आए थे। इस तरह के अहंकार के साथ ऐसा करना और साथ नहीं खेलना, यही बात उसे परेशान कर रही थी। कोंग दाओ और अन्य लोगों की तुलना में ली वान र तुरंत घबरा गई थी। उसका मन कर रहा था कि वह बीच में आकर कुछ कहे। हालांकि वह वांग बाओले के मामले को संभालने के तरीके में कुछ भी गलत नहीं पा सकी थी। उसके पास तर्क था। आखिरकार चेन म्यू और उसके गिरोह का अहंकार सभी के सामने स्पष्ट हो गया था। वह उनके लिए जाल बिछा रहा है। वांग बाओले को दूसरों के लिए जाल बिछाने की आदत है। ली ही घटना की जांच के दौरान ये बात सामने आई है। ली वान र ने भौहें सिकोड़ी। वह जानती थी कि यह बोलने और मदद की पेशकश करने का समय नहीं था, इसलिए वह चुप रही। उनकी तुलना में जो लोग वास्तव में घबराए हुए और हैरान थे, वे चेन म्यू और अन्य दो मेयर थे। विन हुआई और फैंग जिंग दोनों की सांसें तेज हो गईं। वांग बाओले ने जो कहा उससे वे दंग रह गए थे और तुरंत चेन म्यू की ओर देखने लगे। उनके अंदर घबराहट और गुस्सा जल रहा था। चेन म्यू के चेहरे पर एक गहरा, बदसूरत भाव था। उसने वांग बाओले को घूरते हुए देखा और उसके दिमाग में अनगिनत विचार उभर आए। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल का बदला लेने का तरीका सोचने की कोशिश की, लेकिन वांग बाओले ने कुछ ऐसा किया जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। चाहे उसके दिमाग में कितनी भी तेजी से गियर घूम रहे हों, वह तुरंत कोई उपाय नहीं सोच पाया। उसने एक गहरी सांस ली, वांग बाओले की समस्याग्रस्त टोन को पहचाना और तुरंत बोल पड़ा। सिटी लॉर्ड वांग, आपका निर्णय हमारे स्वशासन और फेडरेशन के फैसले के खिलाफ आपकी नाराजगी को दर्शाता है। आप वास्तव में हमें कैद करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं निश्चित रूप से इस मामले की रिपोर्ट फेडरेशन को दूंगा। फिर उसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। समाधान के बारे में न सोच पाने के बावजूद उसने वांग बाओले की आवाज़ के समस्याग्रस्त स्वर को पकड़ लिया था। वह सती दिखावे को खत्म करके मुद्दे के सार तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वांग बाओले फिर से हंस पड़ा। उसने शांत भाव से कहा, अभी अभी एक नया कब्रिस्तान दिखाई दिया है। वहां ऐसे राक्षसों के बचे रहने का खतरा हो सकता है जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। 3 स्वायत्त क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अब से एक सख्त सैन्य शासन लागू किया जाएगा। हम मेयर चेन, मेयर वेन और मेयर फैंग का सहयोग चाहते हैं। बोलना समाप्त करके वांग बाओले मुड़ा और बिना पीछे देखे चेन म्यू और उसके गिरोह के चेहरों पर बदले भावों को देखे बिना और उनके आसपास के अन्य लोगों के विस्मयकारी भावों के बीच वह चला गया। उसके अंतिम शब्दों ने चेन म्यू के अभी तक मुखर नहीं हुए शब्दों को उसके गले से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह जानता था कि वांग बाओले ने बस उसके सामने एक बेतरतीब कारण फेंका था। यह एक ऐसा कारण था जिस पर विवाद करना भी उतना ही मुश्किल था। तो आप बकवास को समझने और मामले की वास्तविकता को समझने में अच्छे हैं। ठीक है, मैं इसे आप पर भी लागू करता हूं। आप एक प्राथमिक रैंक 4 नोबल हैं जो एक प्राथमिक रैंक 3 नोबल से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है आपके दिमाग में बकवास है। अब देखते हैं कि कौन पहले हार मान लेता है और डैडी के लिए रोता है। जैसे ही वांग बाओले चले गए, वह आत्मसंतुष्टि में डूब गए। वह सीधे अपने कार्यालय में चले गए। जैसे ही वह वापस लौटे, उन्हें ली वान र का संदेश मिला जिसमें उनसे मिलने के लिए कहा गया था। वांग बाओले ने तुरंत उसका अनुरोध ठुकरा दिया। उसने उसे अनदेखा किया और अपना एकांतवास शुरू कर दिया। वह धार्मिक हथियारों को परिष्कृत करने के तरीके पर शोध करता रहा। वांग बाओले को पक्का विश्वास था कि लिन तियानहाओ की क्षमताओं के साथ वह उसके आदेशों को त्रुटिहीन तरीके से निष्पादित करेगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ। लिन तियानहाओ जानता था कि अब उसका भाग्य वांग बाओले के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। उसने बिना समय बर्बाद किए तुरंत दीवार के निर्माण के लिए श्रमिकों को इकट्ठा किया। उसने अपने कुछ विचार भी सुझाए और कई दसियों गज ऊंची दीवार बनाने के लिए तैयार हो गया। जिस गति से साधक दीवार बना सकते थे वह आश्चर्यजनक था।
जल्द ही चेन म्यू और उसके गिरोह के बढ़ते गुस्से और उनकी असहायता के बीच वे असहाय होकर देखते रहे कि कैसे एक विशाल दीवार एक पर्वत श्रृंखला की तरह जमीन से उठी, जो एक शहर की दीवार की शुरुआत बन गई। निर्माण की गति से दीवार संभवतः एक दिन के भीतर पूरी तरह से बन जाएगी। यह एक प्रोटोटाइप होने के बावजूद यह ऊपर से अभी भी विशाल और भारी लग रही थी। यह विशाल और राजसी था, जो चेन म्यू और उसके गिरोह द्वारा शासित शहर के क्षेत्रों पर छाया डाल रहा था। जिन लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, वे सोचेंगे कि दीवार से घिरा क्षेत्र मार्टियन जेल है। आखिरकार दीवारों के बाहर कोंगडाओ ने भारी हथियारों से लैस गार्डों को पहरा देने की व्यवस्था की थी। वे तीनों क्षेत्रों का सामना कर रहे थे और स्पष्ट रूप से हाई अलर्ट पर थे। उन्हें किसी को भी क्षेत्रों में प्रवेश करने या बाहर निकलने से रोकना था। इसकी खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। अनगिनत लोग जिन्होंने इसके बारे में जाना, वे सभी वान बाओले ने जो किया उससे हैरान थे। जैसे जैसे शहर में गर्मागर्म चर्चाएं बढ़ती गईं, वेन हुआई और फैंग जिंग अपनी घबराहट में और अधिक उन्मत्त होते गए। वे जानते थे कि यह हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकता। अगर यह बहुत लंबे समय तक जारी रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। चेन म्यू ने अपनी चुप्पी बनाए रखी। उसने अपने परिवार के कबीले से मदद लेने के बारे में सोचा, लेकिन अंत में उसने इस विचार को अलग रख दिया। मैं अभी अभी आया हूँ। जब भी मुझे कोई समस्या आती है तो मुझे परिवार के कबीले से मदद लेनी पड़ती है। उसके बाद मैं अपना गौरव कैसे रख सकता हूँ? चेन म्यू के चेहरे पर भाव उदास थे। उसने कुछ देर सोचा, फिर अपनी जेड स्लिप निकाली। उसने फेडरेशन से संपर्क किया और वान बाओले द्वारा अपने अधिकार के दुरुपयोग के खिलाफ शिकायत की, जिसने स्वायत्त क्षेत्रों के निर्माण को बाधित किया। साथ ही उसने वेन हुआई और फैंग जिंग को मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर से संपर्क करने के लिए भी कहा। वह आधिकारिक तरीकों से इस मामले को सुलझाएगा। दोनों पक्षों ने खड़ी की जाने वाली दीवारों के माध्यम से भयंकर संघर्ष किया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि नए शहर के बाहर, उस क्षेत्र में जहां नए कब्रिस्तान को अभी अभी सील किया गया था, राक्षसों की लाशें साफ की गई थीं और क्षेत्र में एक बेस का निर्माण चल रहा था। मांस का एक टुकड़ा धीरे धीरे हिल रहा था। ये मिट्टी में बड़ा और बड़ा होता गया जब तक कि यह एक इंसान के आकार में परिवर्तित नहीं हो गया। फिर इसका हाथ धीरे धीरे धरती से बाहर निकला। हाथ से एक अजीब शक्ति निकल रही थी। उसके आसपास के सभी लोगों ने उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर दिया। उसने जमीन को पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को धरती से बाहर खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति अपने शरीर से अभ्यस्त नहीं था। धरती से रेंगकर बाहर आने के बाद वह वहीं खड़ा था, अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा हिला रहा था और अजीब सी हरकतें कर रहा था। काफी देर बाद ऐसा लगा कि वह आखिरकार अपने शरीर से अभ्यस्त हो गया है। धीरे धीरे एक काला लबादा दिखाई दिया और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसके होंठ, जो उसके कपड़ों के नीचे छिपे थे, थोड़े ऊपर की ओर हिले। आखिरकार मैं बाहर आ गया। उसके मुंह से एक कर्कश आवाज निकली। व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जब वह नए शहर को देख रहा था। आसमान में बुझती रोशनी में कोई काले लबादे के नीचे का चेहरा देख सकता था। ये झुर्रियों से भरा हुआ था। काफी देर बाद व्यक्ति ने अपना सिर नीचे किया। उसका शरीर हिला, फिर गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह नए शहर की ओर बढ़ गया था। समय उड़ गया। जल्द ही 3 दिन बीत गए। 3 स्वायत्त क्षेत्रों को सील करने वाली शहर की दीवार का निर्माण एक दिन पहले ही पूरा हो गया था। लिन तियानहाओ की देखरेख में दीवार की ऊंचाई पहले से तय की गई ऊंचाई से अधिक कर दी गई थी। दूर से यह एक वास्तविक पर्वत श्रृंखला की तरह लग रही थी और इसकी ऊंचाई 3 स्वायत्त क्षेत्रों के भीतर सबसे ऊंची इमारत से भी अधिक थी। ये स्पष्ट था कि इसके निर्माण का पैमाना काफी बड़ा था। नए शहर में संसाधनों और मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। चाहे दीवारें कितनी भी मोटी या ऊंची क्यों न बनाई जाएं, इसे कम समय में पूरा किया जा सकता था। निर्माण पूरा होने के बाद लिन तियानहाओ ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि चेन म्यू और उनके लोग अपने शहर के क्षेत्रों में कैसा महसूस कर रहे होंगे। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि वे 300 मीटर ऊंची विशाल दीवार को देखकर बहुत दबाव महसूस कर रहे होंगे। वास्तव में ऐसा ही था। वेन हुआई पागल होने वाला था। उसने ऊंची दीवारें देखीं और बहुत दबाव महसूस किया। ऐसा लगा जैसे वह और उसके लोग असली अपराधी बन गए हैं जो अंदर फंस गए हैं और कैद हो गए हैं। फैंग जिंग को भी ऐसा ही लगा। उसके चेहरे पर भाव गहरे थे और उसकी नाखुशी केवल वान बाओले के प्रति ही नहीं बल्कि चेन म्यू के प्रति भी थी। उसकी और वेन हुआई की मूल योजनाओं के आधार पर उन्हें वान बाओले के साथ इतने तनावपूर्ण संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं थी जब वे वहां पहुंचे और अपने स्वायत्त क्षेत्रों का स्वशासन शुरू किया। हालांकि चेन म्यू आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दोनों ने अपनी हिचकिचाहट और अनिश्चितता में उसके विचारों का विरोध नहीं किया। वर्तमान में वान बाओले ने उन्हें केवल एक छोटा सा स्वाद दिया था कि वह क्या करने में सक्षम था और वे पहले से ही इसके कारण दुखी महसूस कर रहे थे। संघ और मार्टियन प्रशासन से संपर्क करने के बावजूद दोनों ने जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी।
इससे उनके सिर और भी तेज हो गए। चेन म्यू को भी सिर दर्द हो रहा था। उसने भी इसी तरह वान बाओले के बारे में संघ से शिकायत की थी। उसने मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर को उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक वॉयस ट्रांसमिशन भी भेजा था। उसने दोनों में से किसी से भी कुछ नहीं सुना था, और वह बार बार जवाब के लिए पीछा करने में सहज महसूस नहीं कर रहा था। उसने देखा कि 3 दिन बीत गए। उनके स्वायत्त क्षेत्रों से परे दीवारें पहाड़ों की तरह ऊंची हो गई थीं, जो प्रकाश को अंदर आने से रोक रही थीं। चेन म्यू भी घबराने लगा। अगर यह इसका अंत होता, तो वह स्थिति को सहन करने की कोशिश कर सकता था और फेडरेशन और मार्टियन प्रशासन द्वारा इस मामले को संभालने का इंतजार कर सकता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि लिन तियानहाओ क्या सोच रहा था। दीवार बनने के बाद उसे लगा कि यह पर्याप्त ऊंची नहीं है। वह वान बाओले के पास गया और इसकी ऊंचाई और बढ़ाने का अनुरोध किया। वान बाओले ने महसूस किया था कि उसे लिन तियानहाओ के उत्साही कार्य रवैये को खत्म नहीं करना चाहिए और उसने स्वीकृति में सिर हिलाया था। वान बाओले का समर्थन प्राप्त करने पर लिन तियानहाओ ने तुरंत चौकन्ना होकर शहर की दीवारों की ऊंचाई बढ़ाने का आदेश दिया था। मैं सिटी लॉर्ड की चिंताओं और परेशानियों का अनुमान लगा रहा हूं, और जब वह खुश होता है तो उसकी जय जयकार करता हूं। इस घटना के माध्यम से मैं सिटी लॉर्ड को अपना गठबंधन स्पष्ट कर पाऊंगा और हमारे रिश्ते को और भी गहरे स्तर पर सुधार पाऊंगा। लिन तियानहाओ अपने कार्यों से प्रसन्न था। वान बाओले का अनुयायी बनने के बाद से उसे समझ में आ गया था कि वह कहाँ खड़ा है। वह ये भी जानता था कि उसके पास लियू दाओबिन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई कारण नहीं था। लियू दाओबिन केवल एक प्रशासक है। मैं जो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम करवाता है और जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लिन तियानहाओ ने फिर से हलचल शुरू कर दी। चेन म्यू और गिरोह को और भी पागलपन में धकेल दिया गया क्योंकि उन्होंने दीवारों को और भी ऊंचा होते देखा। अनगिनत साधक दिन रात दीवार बनाते रहे। तीनों पर दबाव बढ़ता गया। इस दर पर उन्हें चिंता थी कि लिन तियानहाओ 3 स्वायत्त क्षेत्रों के लिए एक विशाल ढक्कन बनाने जा रहा था। ये लिन तियानहाओ, वह सिर्फ एक पालतू कुत्ता है। वान बाओले ने सिर्फ दीवार बनाने के लिए कहा था। ये लिन तियानहाओ बहुत ज्यादा है। क्या वह हमारे लिए पत्थर का ताबूत बना रहा है? क्या वह हमें बंद करने की कोशिश कर रहा है? चेन म्यू और उसका गिरोह ही नहीं था जो उन्मत्त और भयभीत था। उनके क्षेत्रों के अंदर के साधक जो विभिन्न राजनीतिक ताकतों से थे, वे सभी लिन तियानहाओ की पागलपन भरी हरकतों से हैरान थे। हर कोई उसे अपने दिल में कोसने लगा। चेन म्यू और उसका गिरोह अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। वे अपने लोगों को दीवारों के पास ले गए और शहर की दीवारों की अवहेलना करने और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय जब वे बाहर निकलने वाले थे, शहर की दीवारों की रखवाली कर रहे कई साधक दौड़ पड़े। उन्होंने तुरंत दीवारों को घेर लिया। लिन तियानहाओ की आकृति शहर की दीवार पर दिखाई दी। उसने चेन म्यू और उसके लोगों को घूरा और शांत भाव से कहा, मेयर चेन, रुको। लिन तियानहाओ, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की। चेन म्यू ने अपना सिर उठाया और बिना पलक झपकाए लिन तियानहाओ को घूरने लगा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। तुम्हें रोका? लिन तियानहाओ ने अपनी भौं उठाई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज़ हवा में गूंज उठी। सिटी लॉर्ड ने आदेश दिया है। नए कैटाकॉम्ब के प्रकट होने के बाद भी राक्षस बेकाबू हो रहे हैं। स्वायत्त क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य शासन लागू किया जाएगा। आवश्यक स्वीकृति के बिना कोई भी स्वायत्त क्षेत्रों में प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता है। लिन तियानहाओ, क्या तुम 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से पूर्ण दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो? लिन तियानहाओ से बात करते समय चेन म्यू ने अपने शब्दों को कम करने की जहमत नहीं उठाई। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी तेज हो गई और उसकी साधना उसके व्यक्तित्व से फैलने लगी। वेन हुआई, फैंग जिंग और उनके पीछे खड़े साधकों ने भी ऐसा ही किया। वे युद्ध के लिए तैयार दिख रहे थे। लिन तियानहाओ ने यह दृश्य देखकर केवल नाक सिकोड़ी। उसने जो कहना चाहा था उसका दूसरा भाग पूरा किया। जो लोग उसके आदेशों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तुमने ऐसा करने की हिम्मत की? चेन म्यू ने चिल्लाकर कहा। वह हवा में छलांग लगाने ही वाला था कि लिन तियानहाओ ने अपना हाथ हवा में घुमाया। दीवारों की रखवाली कर रहे साधकों की साधना तुरंत भड़क उठी और उनमें से कई ने अपनी धार्मिक कलाकृतियां निकाल लीं। अगर चेन म्यू और अन्य 2 महापौरों ने हमला करने की हिम्मत की, तो उन्हें कुचलने में कोई हिचक नहीं होगी। उस समय विभिन्न कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधकों की आभा चेन म्यू और उसके गिरोह के स्वायत्त क्षेत्रों के अंदर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधकों पर टिकी हुई थी। उनकी साधनाएं आपस में टकरा गईं। यहाँ तक कि वान बाओले ने भी अपना एकांतवास समाप्त कर दिया। अपने हाथ की एक लहर से उसने नए शहर की सरणी संरचना के माध्यम से सब कुछ देखा। उसकी आंखों में प्रत्याशा चमक रही थी। हवा में तनाव था। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती थी। चेन म्यू का चेहरा सख्त और गुस्से से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह हमला करने वाला है। तभी दूर की दीवारों से एक आकृति उनकी ओर बढ़ी। वह तुरंत दिखाई दी। ये ली वान र था।
बस हो गया, ली वान र प्रकट हुई, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख केवल लिन तियानहाओ पर ही नहीं थी, ये चेन म्यू और उसके गिरोह पर भी थी। लिन तियानहाओ पीछे हटने को तैयार नहीं था, लेकिन ली वान र आखिरकार डिप्टी सिटी लॉर्ड था। उसने अपना सिर नीचे किया और कुछ कदम पीछे हट गया। ली वान र को आते देख चेन म्यू को लगा कि उसे फिर से हिम्मत मिल गई है। वह हवा में उछलने ही वाला था कि ली वान र ने मुड़कर उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें नाराजगी और झुंझलाहट से रंगी हुई थीं, जिससे चेन म्यू स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर भी भाव गहरे हो गए। मेयर चेन और बाकी लोग कृपया वापस आ जाएं। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। सिटी लॉर्ड वान की हरकतों ने स्वायत्त क्षेत्रों के सामान्य संचालन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। चेन म्यू उत्तेजना से भर गया था। उसे लगा कि अगर ली वानर ने इस घटना में और अधिक मजबूत रुख अपनाया होता तो वांग बाओले निश्चित रूप से पीछे हट जाते। उसने इसे जिस तरह से देखा, अपने और अन्य दो महापौरों के समर्थन से ली वानर सत्ता के लिए वांग बाओले से हाथापाई कर सकती थी। भले ही वह पूरी तरह से जीत हासिल न कर पाए, फिर भी वह वांग बाओले से कुछ हद तक सत्ता छीनने में सक्षम हो सकती है। यह मामला, ली वानर ने भौहें सिकुड़ीं। वह बोलने ही वाली थी कि अचानक दूर आसमान से फुसफुसाहट की आवाज़ें आईं। ली वानर ने अपना सिर उठाया। जल्द ही नए शहर के कई साधकों सहित सभी ने दूर से एक दर्जन विशाल परिवहन क्रूजर को अपनी ओर आते देखा। दर्जनों क्रूजर पर 5 पीढ़ी के आकाश कबीले का प्रतीक था। वे स्पष्ट रूप से संसाधनों का नवीनतम बैच वितरित कर रहे थे। शहर की दीवारों के पूरा होने से पहले क्रूजर हर 2 हफ्ते में एक बार यात्रा करते थे। वे हमेशा स्वायत्त क्षेत्रों के अंदर उतरते थे। शहर के निर्माण के लिए संसाधनों और सामग्रियों के अलावा उनमें खेती के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन और सामग्री भी थी। वर्तमान में क्रूजर वही कर रहे थे जो वे सामान्य रूप से करते थे और धीरे धीरे नए शहर के करीब पहुंच रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे स्वायत्त क्षेत्रों की ओर बढ़ पाते, एक विशाल चमकती हुई सरनी संरचना आसमान से उतरी और दर्जनों क्रूजर को ढकते हुए फैल गई। इसने क्रूजर को स्वायत्त क्षेत्रों के बाहर रोक दिया और उन्हें सरनी संरचना के भीतर फंसा दिया। क्रूजर आगे नहीं बढ़ सकते थे, न ही वे निकल सकते थे। इस दृश्य ने चेन म्यू और उसके गिरोह को चौंका दिया। क्रूजर के अंदर 5 पीढ़ी के स्काई कबीले के साधक भी उतने ही स्तब्ध थे। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, कोंग दाओ, जो हवाई क्षेत्र को साफ करने और नए शहर की सेना के प्रभारी थे, अपने लोगों को लेकर आए और सीधे आसमान में छलांग लगाते हुए दर्जनों क्रूजर के सामने आ गए। सिटी लॉर्ड के आदेश के अनुसार नए कैटाकॉम्ब दिखाई दिए हैं। सैन्य शासन लागू किया जाएगा। सभी क्रूजर को जोन में प्रवेश करने और छोड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। जो कोई भी आदेशों की अवहेलना करेगा, उसे गोली मार दी जाएगी। ये कहने के बाद उन्होंने अनावश्यक शब्दों में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत क्रूजर को अंदर ले जाने का आदेश दिया। उन्हें एक निर्दिष्ट लैंडिंग ग्राउंड पर उतरने के लिए मजबूर किया गया। दर्जन भर क्रूजर सेना द्वारा घेर लिए गए थे, जो सरनी गठन की शक्ति से फंस गए और नियंत्रित थे। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए वांग बाओले, जो अपने कार्यालय के अंदर बैठे थे, ने सरनी गठन पर अपना नियंत्रण सक्रिय कर दिया। क्रूजर तुरंत सरनी गठन से निकलने वाले खतरे को महसूस कर सकते थे। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने विरोध करने की कोशिश नहीं की। जब वे अपने क्रूजर से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि कोंग दाओ और उनकी सेना उनके द्वारा परिवहन किए गए संसाधनों को जबरन जब्त करने जा रही थी। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से एक सिद्ध फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के बुजुर्ग जो परिवहन क्रूजर का नेतृत्व कर रहे थे, तुरंत गुस्से में आ गए। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के संसाधनों को छूने की हिम्मत कौन करता है? क्या ये वांग बाओले है? उससे कहो कि वह मुझे देखे। जैसे ही इस बुजुर्ग ने बात की, पूरे शहर में सरनी गठन गड़गड़ाहट हुई। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे बिजली के अनगिनत बोल्ट हवा में एक दूसरे को काट रहे हों। उन्होंने एक अस्पष्ट चेहरा बनाया। देखने से चेहरा वांग बाओले का था। चेहरा सरनी गठन के माध्यम से बना था। जब ये दिखाई दिया तो इसने एक जबरदस्त उपस्थिति को उजागर किया। इसकी उपस्थिति के बल ने उग्र बुजुर्ग को तुरंत दबा दिया। बुजुर्ग, जो एक पल पहले गुस्से में था, तुरंत घबरा गया। जैसे ही शहर के व्यूह रचना की सहायता से उसके चेहरे पर भावनाएं उभरी, वांग बाओले की आवाज़ आसमान में गूंज उठी। तुम मुझे देखना चाहते थे। दिव्य आयुध नए शहर का व्यूह रचना महान मंगल ग्रह के व्यूह रचना से उत्पन्न हुआ था। ये बेहद शक्तिशाली था। नए शहर क्षेत्र की स्थापना से पहले राज्यपाल पूरे मंगल ग्रह पर एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास व्यूह रचना तक पहुंच का उच्चतम स्तर था। अन्य लोगों के पास केवल सीमित पहुंच थी और वे व्यूह रचना की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित और निर्देशित नहीं कर सकते थे। वे केवल समर्थन के लिए इसकी शक्ति उधार ले सकते थे। जब नया शहर क्षेत्र बनाया जा रहा था तो प्रलय की शक्ति को दबाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। यही कारण था कि राज्यपाल ने वांग बाओले को एक निश्चित सीमा तक पहुंच प्रदान की थी। इससे उन्हें नए शहर क्षेत्र के भीतर व्यूह रचना की शक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति मिली।
उसके पास पहुंच का स्तर ऊंचा था, लेकिन उसकी पहुंच की वास्तविक सीमा सीमित थी। ऐसा तब तक था जब तक वान बाओले ने औपचारिक रूप से नए शहर क्षेत्र को एक वास्तविक शहर में बदलने का अनुरोध नहीं किया, जिससे दूसरे मार्टियन शहर का जन्म हुआ। तब सरणी गठन में संशोधन किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप झाओ यामिंग द्वारा डिजाइन किया गया सरणी गठन का मूल बन गया, जो ग्रेट मार्टियन सरणी गठन के साथ मिलकर जुड़ गया। वान बाओले के पास झाओ यामिंग द्वारा डिजाइन किए गए ग्रेट बाओले सरणी गठन पर पूर्ण पहुंच और नियंत्रण था। वह इस सरणी गठन का उपयोग ग्रेट मार्टियन सरणी गठन को सक्रिय करने के लिए कर सकता था। इसके अलावा सिटी लॉर्ड के रूप में पदोन्नत होने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से ग्रेट मार्टियन सरणी गठन का नियंत्रण दिया गया। परिणामस्वरूप, भले ही वह केवल लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में था, सरणी गठन के माध्यम से वह दूसरे मार्टियन शहर के अंदर आश्चर्यजनक शक्तियों को प्रदर्शित करने में सक्षम था। ये वह शक्ति और अधिकार था जो नए शहर के सिटी लॉर्ड, एक प्राथमिक रैंक 3 नोबल के पास होना चाहिए। अन्यथा, यदि उसके पास केवल अपने अंतिम चरण की फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की साधना होती, तो वह लोगों में भय और सम्मान कैसे पैदा कर पाता, या कैटाकॉम्ब को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी कैसे उठा पाता। हालांकि वान बाओले की पहुंच नए शहर के भीतर तक ही सीमित थी। शहर के बाहर ग्रेट मार्टियन एरे फॉर्मेशन तक उसकी पहुंच बहुत सीमित थी। जैसे ही एरे फॉर्मेशन की शक्ति प्रस्फुटित हुई, 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सिद्ध फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के बुजुर्ग ने अपनी सांस रोक ली। वह अपने सिर के ऊपर लटकी हुई एक विशाल आभा को महसूस कर सकता था, जो उसके जीवन और मृत्यु को निर्धारित कर रही थी। चेन म्यू और उसका गिरोह भी इस दृश्य को देखकर चौंक गया। यहाँ तक कि ली वान र ने भी आकाश में वान बाओले के धुंधले चेहरे को एक गहरी, सार्थक नज़र से देखा। उसके पास भी ग्रेट मार्टियन एरे फॉर्मेशन तक सीमित पहुंच थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि नए शहर में वान बाओले की पहुंच जितनी ऊंची नहीं थी। जैसे ही वान बाओले ने बात की और सन्नाटा छा गया, 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सिद्ध फाउंडेशन स्थापना बुजुर्ग के माथे से बहुत पसीना बहने लगा। उसने एक गहरी सांस ली। उसके पास अपना सिर नीचे करने और अपनी मुट्ठियां बांधने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, आकाश में वान बाओले के चेहरे की ओर सलामी देते हुए। वह जानता था कि वह वान बाओले का मुकाबला नहीं कर सकता। सिद्ध फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र झूठे कोर क्षेत्र में होने के बावजूद वह योग्यताओं के साथ साथ महानता के मामले में भी वान बाओले से बहुत पीछे था। वान बाओले के आगे न केवल एक उज्ज्वल भविष्य था, बल्कि साधना के ऐसे स्तर तक पहुंचने की उसकी क्षमता ने उसकी असाधारण प्राकृतिक क्षमताओं को साबित कर दिया। इसके अलावा उन्हें प्राथमिक रैंक 3 नोबल का प्रमुख दर्जा भी प्राप्त था। अगर यह सच्ची दाव सभ्यता होती तो बुजुर्ग के लिए चीजें बेहतर हो सकती थीं। हालांकि इस धरती पर कानून और नियम थे और उनके साथ पदानुक्रम और संगठनात्मक संरचना भी थी। हजारों सालों से चली आ रही व्यवस्था ऐसी नहीं थी जिसे स्पिरिट इंसेप्शन एरा के कुछ दशकों में आसानी से बदला जा सके। मैं पहले अपने शब्दों के चयन में बहुत लापरवाह था। मैं सिटी लॉर्ड से माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मुझे संसाधनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं सिटी लॉर्ड से विनती करता हूं कि वे हमारे संसाधनों को जब्त करने का कोई कारण बताएं। सिद्ध फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के बुजुर्ग ने अपना सिर नीचे किया और कहा, उसे इसे इस तरह से व्यक्त करना था। अन्यथा, अगर वह केवल संसाधनों को जब्त होने देता तो वह 5 पीढ़ी के स्काई कबीले में वापस लौटने पर सजा से बच नहीं पाता। हालांकि वह शांत हो गया था और उसकी आवाज़ का लहजा नर्म हो गया था। उसने स्पष्टीकरण के बजाय कारण शब्द का इस्तेमाल किया। शब्दों के चयन में उनके अंतर ने उस अर्थ के बारे में बहुत कुछ बताया जो वे व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे। एक औचित्य, आकाश में वान बाओले के चेहरे पर, जो कि सरणी गठन के माध्यम से बना था, एक शांत भाव था। ये शांत भाव से बोल रहा था, क्या मेयर कोंग दाव ने अभी आपको सूचित नहीं किया? एक नया भूगर्भीय क्षेत्र उभरा है। पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। यह मामला नए शहर के अस्तित्व से संबंधित है। सभी क्रूजर को हमारे अधीन करना होगा। संसाधनों के लिए उन्हें भी नए शहर द्वारा सुरक्षित रखने के लिए ले जाया जाएगा। इसके अलावा आपके पास जाने के लिए 2 घंटे हैं। वान बाओले की आवाज़ हवा में गूंजी और उसका चेहरा धीरे धीरे आसमान में गायब हो गया। इसके गायब होने के बावजूद उसके शब्दों के पीछे की ताकत बनी रही और 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सिद्ध फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के बुजुर्ग को तुरंत होश आ गया। वह अकेला नहीं था, यहाँ तक कि कोंग दाव ने भी हवा में गायब हो रहे चेहरे को देखने के लिए अपना सिर उठाया था। वह वान बाओले के शब्दों के पीछे छिपी ताकत को समझ सकता था। वह जानता था कि वान बाओले ने चेन म्यू और उसके गिरोह को सबक सिखाने का मन बना लिया है। नतीजतन कोंग दाव ने भी मामले को गंभीरता से लिया। आखिरकार उसे परवाह नहीं थी कि उसने किसे नाराज किया है। वान बाओले ने न केवल उसकी जान बचाई थी, बल्कि कोंग दाव भी उसे एक रैंक ऊपर लाने में उसकी मदद के लिए उसका एहसानमंद था। भावना और तर्क दोनों ने तय किया कि उसके पास वान बाओले की मदद न करने का कोई कारण नहीं था।
कोंगदाओ की सख्त निगरानी में 5 जनरेशन स्काई कबीले के सिद्ध फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के बुजुर्ग के पास अपने खाली क्रूजर के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जाने से पहले उसने स्वायत्त क्षेत्रों के बाहर की दीवारों को देखा। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी, फिर जल्दी से अपने वरिष्ठों को मामले की सूचना दी। चेन म्यू और उसका गिरोह भी चुप हो गया। उन्हें विवरण की जानकारी नहीं थी, लेकिन वे दूर से देख सकते थे कि क्या हुआ था। उन्होंने देखा कि उनके संसाधनों को जब्त किया जा रहा है, जबकि वे अपने ही क्षेत्रों में फंसे हुए थे। किसी और द्वारा उनके तार खींचे जाने की भावना ने उन्हें अंतहीन आक्रोश से भर दिया। हालांकि वे इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे। सच कहा जाए तो इस समस्या से बाहर निकलने का एक तरीका था, लेकिन यह एक ऐसा तरीका था जिसे चेन म्यू, वेन हुआई और फैंग जिंग अपनाने को तैयार नहीं थे। ये था समर्पण और समझौता करना और अपने क्षेत्रों पर पर्यवेक्षण स्वीकार करना। मेरे परिवार के कबीले को रिपोर्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वेन हुआई, फैंग जिंग, आपको तुरंत अपने संप्रदायों को भी सूचित करना चाहिए। हम इस मामले में समझौता नहीं करेंगे। एक पल बाद चेन म्यू ने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर उठाया, शहर की दीवारों पर खड़े लिन तियानहाओं को घूरते हुए। उसने ली वान र को एक सार्थक नज़र से देखा, फिर मुड़ा और चला गया। वह अपने स्वायत्त क्षेत्र में लौट आया और तुरंत अपने परिवार के कबीले से संपर्क किया। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले को भी सिद्ध फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के बुजुर्ग से रिपोर्ट मिली थी। चेन म्यू की बात सुनने के बाद वे क्रोधित हो गए। उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। हालांकि उनमें से हर एक ने इस मामले पर वांग बाओले के दृढ़ रुख को कम करके आंका। शहर के स्वामी के रूप में उस एक मुठभेड़ के अलावा जहां उन्होंने ली प्रकरण के दौरान अपना बलशाली पक्ष दिखाया था, उन्होंने अभी तक अपने इस दबंग पक्ष को प्रकट नहीं किया था। वांग बाओले ने इस मामले में अपना रास्ता बनाने और ये दिखाने का मन बना लिया था कि वे कितने कट्टर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे अपना मन बदलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। इसका कोई फायदा नहीं है। मैं इंतजार करने जा रहा हूं और देखूंगा कि वे मानेंगे या नहीं। कार्यालय के अंदर बैठे हुए वांग बाओले ने गवर्नर के साथ एक वॉयस ट्रांसमिशन समाप्त किया था। उन्होंने पहले तर्क दिया था कि वे एक नए भूगर्भीय कब्रिस्तान के दिखने और नए शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। फिर उन्होंने व्यक्त किया कि उन्हें कैसे बदनाम किया गया था। अंत में उसने दस्तावेजों का एक सेट भेजा था। राज्यपाल द्वारा दस्तावेजों को देखने के बाद वह चुप हो गई थी। फिर वह मुस्कुराती हुई प्रतीत हुई। उसने उससे आगे कोई सवाल न करने का फैसला किया। राज्यपाल से प्रसारण के बाद अन्य लोगों ने भी उसे प्रसारणों की बाढ़ ला दी। वांग बाओले ने झुंझलाहट के साथ उन्हें देखा और उनमें से किसी का भी जवाब न देने का फैसला किया। उनमें से एक ली वान र का वॉयस ट्रांसमिशन था। यही कारण था कि वह अंततः सीधे वांग बाओले के कार्यालय की ओर चल पड़ी। वांग बाओले के कार्यालय में घुसते समय ली वान र के चेहरे पर एक उदास भाव था। उसने ठंडे स्वर में कहा, सिटी लॉर्ड वांग, संसाधनों का ये बैच अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिटी लॉर्ड वांग इसे स्वायत्त क्षेत्र में कब लौटाएंगे? चेन म्यू को सबक सिखाते हुए देखने के बाद ली वान र के उदास भाव और अमित स्वर ने वांग बाओले को बहुत नाराज कर दिया। उसने स्नैक्स का एक बैग निकाला, फिर जम्हाई लेते हुए चबाना शुरू कर दिया। संसाधनों के इस बैच का विस्तृत और सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए। शायद मौजूदा सैन्य कर्फ्यू खत्म होने के बाद। ये कब खत्म होगा? ली वानर ने वांग बाओले को ठंडे अंदाज में देखा। आपको मुझसे यह नहीं पूछना चाहिए। आपको भूमिगत दिव्य आयुध से पूछना चाहिए। जब यह नए भूगर्भ कब्रिस्तान और जानवरों के ज्वार के साथ बंद हो जाएगा तो शायद कर्फ्यू तब खत्म हो जाएगा। वांग बाओले ने अपनी आंखें घुमाईं। उसने आइस स्पिरिट वाटर की एक बोतल निकाली और एक घूंट लिया। वह महसूस कर सकता था कि उसका मूड काफी बेहतर हो रहा है। जब ली वानर ने यह सुना तो उसके अंदर गुस्सा उमड़ आया। वह जानती थी कि वांग बाओले चेन म्यू और उसके गिरोह को दंडित करने पर आमादा था। वह मुड़ी और जाने लगी। हालांकि कमरे से बाहर निकलने से ठीक पहले उसने एक गहरी सांस ली और ठंडे अंदाज में कहा, सिटी लॉर्ड वांग, जब मैं आया था तो आपने कहा था कि नए शहर का निर्माण बाकी सब चीज़ों से बढ़कर है। अगर यह जारी रहा तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इसका असर पूरे नए शहर के निर्माण पर पड़ेगा। बोलना खत्म करते हुए लीवानर ने दरवाजा खोला और चली गई। लीवानर के जाने के बाद वांग बाओले ने अपना आइस स्पिरिट वाटर नीचे रख दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह लीवानर के शब्दों में धमकी सुन सकता था। वह जानता था कि अगर नए शहर के निर्माण में कुछ भी गलत हुआ, जबकि बाकी सभी लोग इसमें शामिल होंगे, फिर भी उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। लेकिन लीवानर, तुम अभी भी नहीं समझे। संघ को वास्तव में जिस चीज़ की परवाह है वह नया शहर नहीं बल्कि दिव्य आयुध कैटाकॉम्स में दीवार है। वांग बाओले हल्के से मुस्कुराए। अगर वह कोई कदम नहीं उठाता तो ठीक रहता, लेकिन चूंकि उसने कदम उठाया था इसलिए वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक चेन म्यू और उसके साथी उसके सामने झुक न जाएं। वांग बाओले ने लीवानर की धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने राज्यपाल को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा था, तब उसने दस्तावेजों का एक सेट भेजा था। दस्तावेजों में कोंगडाओ की जांच और दीवार के क्षरण के अध्ययन के परिणाम का विवरण था। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से डेटा सूचीबद्ध किया गया था जो साबित करता है कि उनके नए शहर की सरणी संरचना का दीवार पर एक मजबूत क्षरणकारी प्रभाव था। उन्होंने ये भी गारंटी दी कि दीवार की समस्या 3 साल के भीतर पूरी तरह से हल हो जाएगी। यह उनका सैन्य वारंट था। यही कारण था कि उन्होंने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉनेट संप्रदाय के प्रति इतना कठोर रुख अपनाने की हिम्मत की। साथ ही दिखावे को देखने और मामले के सार को समझने के लिए। यह उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं से कुछ है। ये स्पष्ट है कि ली वान समझ नहीं पा रहा है। वान बाओले ने प्रसन्न होकर अपना पेट थपथपाया। उसने स्नैक्स का एक और बैग निकाला और गर्व के साथ खुशी से चबाना शुरू कर दिया। जैसे ही वान बाओले आत्मसंतुष्टि में डूबा, जैसे ही चेन म्यू और गिरोह आक्रोश में उबलने लगा, और जैसे ही ली वान ने गुस्से में आकर धमकी दी। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय, साथ ही प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय को उनके शिष्यों से संदेश प्राप्त हुए। उन्हें पता चला कि नए शहर में क्या हो रहा था और वे तुरंत क्रोधित हो गए। यह विशेष रूप से 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के लिए मामला था, क्योंकि उनके संसाधनों का एक पूरा बैच जब्त कर लिया गया था। उन्होंने इसका दर्द बहुत महसूस किया। अपने गुस्से में वे सीधे फेडरेशन के अध्यक्ष के पास पहुंचे। फेडरेशन के अध्यक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने एक विशेष जांच दल का गठन किया और यहां तक कि मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर को टीम लीडर नियुक्त किया। उन्हें इस मामले को विशेष रूप से देखना था और जांच करनी थी। ऐसा लग रहा था कि वे इसे गंभीरता से ले रहे थे, लेकिन 5 पीढ़ी के आकाश कबीले, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय और भी अधिक क्रोधित हो गए। वे चेन म्यू जैसे युवा भोले भाले बच्चे नहीं थे। तीनों राजनीतिक ताकतों में बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं थी जो संघ के खेल के नियमों से परिचित थे। उनके पास बहुत से ऐसे लोग थे जो संघ की राजनीति के खेल में समान रूप से चतुर और अनुभवी थे। वे जानते थे कि संघ द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा ये सही रूप से बलपूर्वक रुख अक्सर भविष्य में आगे की जिम्मेदारियों से बचने और चकमा देने के लिए उनका एक बहाना मात्र था। ये वास्तव में वही था जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। जांच दल के नेता के रूप में मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर ने 2 सप्ताह की जांच अवधि निर्धारित की और 2 सप्ताह के भीतर सभी को जवाब देने का वादा किया। चेन म्यू और उसका गिरोह और भी अधिक दुख में पड़ गया। उन्हें कुछ समय के लिए लॉकडाउन का सामना करना पड़ा था। बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, अंदर के लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, और सभी संसाधनों को जब्त कर लिया गया था। गैलेक्टिक डस्क सेक्ट और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट ने स्थिति को देखते हुए अपने परिवहन क्रूजर को बीच यात्रा में ही वापस कर दिया। उनके अधिकांश साधक लगभग अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर थे। यदि स्थिति अगले 2 सप्ताह तक बनी रही तो वे वास्तव में अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाएंगे। आखिरकार उनमें से अधिकांश प्राचीन मार्शल क्षेत्र, ट्रूब्रीथ क्षेत्र और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में थे। वे कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों की तरह नहीं थे जो भोजन या पानी के बिना जीवित रह सकते थे। गेहूं और चावल अभी भी उनके लिए जीवन की आवश्यकता थे। पानी भी एक और आवश्यकता थी। मंगल के पास पीने के पानी के लिए अपनी स्वयं की निस्पंदन और उत्पादन प्रणाली थी, लेकिन इसे चालू रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। क्षेत्रों को सील कर दिए जाने के बाद उन्हें पर्याप्त ऊर्जा न होने की समस्या का सामना करना पड़ा। इसका मतलब था कि उन्हें अपने पीने के पानी को राशन करना पड़ा। इस समय 3 स्वायत्त क्षेत्रों के अंदर के साधक तीनों राजनीतिक ताकतों से जुड़े हुए थे। चूंकि तीनों क्षेत्रों का अभी तक पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए इन राजनीतिक ताकतों से असंबद्ध निवासी क्षेत्रों में नहीं गए थे। परिणामस्वरूप वान बाओले चेन म्यू और उसके गिरोह के साथ खिलवाड़ करते हुए पूरी तरह से असहानुभूतिपूर्ण था। तीनों स्वायत्त क्षेत्र जल्द ही इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी पीड़ा को मुखर करना शुरू कर दिया। चेन म्यू और अन्य 2 महापौर भी घबरा गए और उन्मत्त हो गए। हालांकि ली वान कुछ भी करने में असमर्थ था। परिणामस्वरूप जिन राजनीतिक ताकतों से वे जुड़े थे, उन्होंने हेड सेनेटर से इस मामले को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। यहां तक कि फेडरेशन के अध्यक्ष और मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर को भी हेड सेनेटर के साथ उचित सम्मान के साथ पेश आना पड़ा। जब उन्होंने हस्तक्षेप किया तो गवर्नर ने आखिरकार उन्हें इस मामले के लिए स्पष्टीकरण दिया। वान बाओले नए शहर की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यहां तक कि मुझे भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। उनके संदेश के साथ साथ सेनेटर को उसी समय सौंपे गए दस्तावेजों का एक सेट था। ये दस्तावेज वही सेट थे जो वान बाओले ने जमा किए थे। वे दीवार के क्षरण की स्थिति के साथ साथ उनके द्वारा वादा किए गए 3 साल के समय से निपटते थे, जो उनके सैन्य वारंट का आधार था। हेड सेनेटर ने दस्तावेजों को पढ़कर चुप्पी साध ली। कुछ ही देर बाद उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये स्पष्ट था कि वान बाओले के इस नाटक ने हेड सेनेटर को पहली बार वान बाओले का गंभीरता से पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया था। चेन म्यू उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
सेनेटर ने जानकारी, गवर्नर का संदेश और पूरे उपद्रव के बारे में अपना खुद का आकलन 5 जनरेशन स्काई कबीले, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय को जारी किया। फिर वह विवाद से पूरी तरह से हट गया। वह जानता था कि जानकारी सही होने और सैन्य वारंट के प्रभावी होने के साथ, जब तक दीवार मौजूदा गति से घिसती रहेगी और जब तक वांग बाओले खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक उसकी स्थिति सुरक्षित थी। हेड सेनेटर का जवाब मिलने के बाद गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय तुरंत चुप हो गए। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय ने अपनी प्रतिक्रिया में सबसे तेज गति दिखाई। इसने तुरंत वेन हुआई से संपर्क किया और उसे चेन म्यू से खुद को दूर करने के लिए कहा। साथ ही उसे वांग बाओले के साथ गठबंधन करना था। संप्रदाय को वांग बाओले के साथ अपने मौजूदा तनावों का पता था। संप्रदाय के स्वामी के स्थान पर, जिन्हें दंड के रूप में अस्थायी रूप से एकांतवास में निर्वासित किया गया था, संप्रदाय की अस्थायी रूप से जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ बुजुर्गों ने कुछ शोध किया और दिव्य आयुध नए शहर को प्रदान किए जा रहे संसाधनों की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने अस्थायी सैन्य शासन के तहत पुनर्वितरण के लिए सभी संसाधनों को समेकित करने के वांग बाओले के निर्णय को भी स्वीकार किया और उसका समर्थन किया। वेन हुआई के स्वायत्त क्षेत्र को उतने संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए संसाधनों की अधिकता के कारण को और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह के कदम ने गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय की निर्णायकता और साहस को दिखाया। जब वेन हुआई को अपने संप्रदाय से संदेश मिला तो उसने हिम्मत जुटाई और वांग बाओले को एक आवाज संदेश भेजा, जिसमें बताया कि उसका संप्रदाय क्या करने जा रहा था। वांग बाओले क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय वास्तव में कुछ खास है। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह इस बात से आंतरिक रूप से प्रसन्न था कि गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय इस मामले को कैसे संभाल रहा था। हालांकि उसे लगा कि वह अभी भी कोशिश कर सकता है और इससे कुछ और हासिल कर सकता है। उसने खांसते हुए वेन हुआई को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। वेन हुआई, नए क्षेत्र में काम बहुत ज्यादा है। तुम अभी भी जवान हो और बढ़ रहे हो और मुझे चिंता है कि तुम अपने दम पर सामना नहीं कर पाओगे। वांग बाओले ने संकेत दिया। वेन हुआई चुप हो गया। वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि वांग बाओले क्या कहना चाह रहा था। अतीत में उसने हिंसक तरीके से विरोध किया होगा, लेकिन अब ये देखकर कि उसका अपना संप्रदाय कैसे झुक गया, उसे ऐसा करने में कोई शर्म नहीं आई। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी समझदारी के लिए सिटी लॉर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका विनम्र अधीनस्थ वास्तव में काम से अभिभूत है। मैं सिटी लॉर्ड से एक सहायक भेजने का अनुरोध करना चाहूँगा। वेन हुआई जिस तरह से अच्छा काम कर रहा था, उससे वांग बाओले को तसल्ली मिली। उसने वेन हुआई के साथ कुछ और शब्दों का आदान प्रदान किया, लापरवाही से लियू दाओबिन का उल्लेख किया। वेन हुआई ने तुरंत समझ लिया और पहल की और लियू दाओबिन को उपमहापौर की क्षमता में सेवा देने का प्रस्ताव रखा। वह स्थानांतरण के लिए सभी प्रशासनिक कार्यों का ध्यान रखेगा। प्रसारण समाप्त करने के बाद वांग बाओले खड़ा हुआ और बाहर देखने के लिए खिड़की पर गया। उसने अपना पेट थपथपाया। वह बेहद खुश था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह धीरे धीरे एक सिटी लॉर्ड के रूप में अपने अधिकार का आदी हो गया था। उसने अपनी शक्ति को आसानी से इस्तेमाल किया। उसने लियू दाओबिन को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा और उसे संक्षेप में निर्देश दिए। लियू दाओबिन उत्साह और खुशी से खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। चिंता मत करो सिटी लॉर्ड। मैं, लियू दाओबिन, नए क्षेत्र पर बारीकी से नज़र रखूंगा। अगर कुछ भी बुरा हुआ तो मैं अपना सिर काटकर आपके पास ले आऊंगा। मैं सिटी लॉर्ड की मुझ पर रखी उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। वांग बाओले लियू दाओबिन के रवैये से बेहद संतुष्ट था। उसने प्रसारण समाप्त करने से पहले उसे इस मामले पर कुछ समय और निर्देश दिए। लियू दाओबिन अंत में भावुक हो गया और लगभग रोने लगा। वेन हुआई वास्तव में कुशल था। उन्होंने सभी प्रशासनिक मामलों को निपटाने में सिर्फ एक दिन का समय लिया। लियू दाओबिन को बिना किसी बाधा के पदोन्नत कर दिया गया और वे वेन हुआई के उपमहापौर बन गए। कम समय में उनकी नोबल रैंकिंग को बढ़ावा देना मुश्किल होगा, लेकिन उनके पदभार संभालने में कोई समस्या नहीं थी। संतुष्ट होकर वांग बाओले ने लिन तियानहाओ को वेन हुआई के स्वायत्त क्षेत्र के लिए लॉकडाउन समाप्त करने का निर्देश दिया। दरवाजे खोले गए और वेन हुआई को मुक्त कर दिया गया। बड़ी मात्रा में संसाधन आने लगे। वेन हुआई ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने फिर अपना मन बना लिया। भविष्य में जो कोई भी परेशानी खड़ी करना चाहेगा, उसे अकेले ही ऐसा करना होगा। जब तक कि यह जीवन और मृत्यु से जुड़ा मामला न हो, वह, वेन हुआई, वांग बाओले के खिलाफ खड़ा नहीं होने वाला था। वेन हुआई के विश्वासघात ने चेन म्यू को बहुत क्रोधित किया, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। फैंग जिंग, जिसने सब कुछ देखा था, को भी अपने संप्रदाय से निर्देश मिले। अपनी अनिच्छा के बावजूद उसने फिर भी हार मान ली और वही करने का फैसला किया जो वेन हुआई ने किया था। वांग बाओले ने 3 स्वायत्त क्षेत्रों में से 2 के साथ अपने तनाव को सफलतापूर्वक हल किया। केवल चेन म्यू ही लड़ता रहा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, नाकाबंदी का प्रभाव बढ़ता गया।
चेनम्यू का स्वायत्त क्षेत्र भोजन और अन्य संसाधनों की पूरी तरह से कमी के करीब था। बिना किसी नए संसाधन के निर्माण बंद हो गया था। ऊंची दीवार ने उन्हें बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक तनाव दिया। ऐसा लगा जैसे वे जेल में फंस गए हों। चेनम्यू के 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के हर साधक दमित और उदास थे। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के पास अंत में समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेनम्यू की अत्यधिक अनिच्छा के बावजूद उसके पास समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसने मार्टियन प्रशासन को एक अनुरोध प्रस्तुत किया। जहां तक उसके अनुरोध की बात है, यह अब से दिव्य आयुध नए शहर की प्रत्यक्ष निगरानी को स्वीकार करना था। 2 सप्ताह तक चली लड़ाई आखिरकार चेनम्यू और अन्य लोगों द्वारा हार स्वीकार करने और वांग बाओले के सामने समर्पण करने के साथ समाप्त हुई। नए शहर के सभी साधक इन 2 सप्ताहों के दौरान इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहे थे। ये देखने के बाद कि यह कैसे समाप्त हुआ, सभी को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि वांग बाओले का अधिकार अडिग रहा। वह अडिग था। आखिरकार 5 पीढ़ी के आकाश कबीले, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय सभी को इस मामले पर समझौता करना पड़ा। इससे ही सभी तरह की समस्याओं का पता चल गया। संघ में अन्य राजनीतिक ताकतें भी इस मामले पर बारीकी से और दिलचस्पी से नजर रख रही थीं। यह इस बात के कारण था कि संघ में सभी राजनीतिक ताकतें वांग बाओले को अधिक रुचि और गंभीरता से देखने लगीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना की शुरुआत से ही वांग बाओले ने 4 दाव कॉलेजों के साथ अपने संबंधों का उपयोग नहीं किया था। उसने पूरे मामले को अपने आप सुलझा लिया था। इसी अवधि के दौरान संघ के एक क्षेत्र में, जो हर नक्शे पर अचिन्हित था, पहाड़ों में एक जगह थी जहां साफ पानी बहता था। यह स्थान संघ में एक अत्यधिक गुप्त स्थान था। एक साधक अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के आधार पर इस स्थान का पता नहीं लगा पाएगा। क्षेत्र के भीतर एक मंडप था। वर्तमान में सूर्यास्त के कारण आसमान नारंगी रंग का हो गया था। डूबता हुआ सूरज मंडप की ऊपरी मंजिल पर अपनी अंतिम किरणें डाल रहा था। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वह साधारण पुराने जमाने के लंबी आस्तीन वाले वस्त्र पहने हुए था और डूबते सूरज की रोशनी में अपने हाथों में एक पत्र पकड़े हुए पढ़ रहा था। उस आदमी के चेहरे मोहरे साधारण थे। हालांकि अगर कमरे में कोई और होता तो उन्हें लगता कि वे कुछ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये साधारण सा दिखने वाला आदमी पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक था। उसे देखना स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को अपने सामने देखने जैसा था। इस स्पिरिट इंसेप्शन युग में ज्यादातर लोग पहले से ही जेड स्लिप का इस्तेमाल कर रहे थे। इस आदमी की तरह बहुत कम लोग पत्र पढ़ते हैं। वह पत्र पढ़ रहा था। एक पल बाद उसने पत्र नीचे रख दिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और दूर आसमान में देखा, मंद मंद मुस्कुराया। उसे अंकुर के उम्मीदवार के रूप में सुझाया जा रहा है। तो ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए स्थिति की निगरानी और आकलन करते हैं। ये कहने के बाद उस आदमी ने पत्र को अपने बगल में बुकशेल्फ की आखिरी शेल्फ पर रख दिया। बुकशेल्फ पर 3 शेल्फ थीं। सबसे ऊपर 3 लाल अक्षर थे, दूसरे पर 7 से 8 नीले अक्षर थे और आखिरी पर उसके हाथ में जो अक्षर था उसके जैसे ही अक्षर थे, कुल 17।